जो त्र होता है ये क्या होता है, एक संयुक्त व्यंजन होता है, ये याद रखना है आपको। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छिय, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही। ठीक है, ए ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है कहलाता है पीत पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, आप एड या फिर न्यूज पैक। तो देखो, जो मुद्दे पर लेख आया है, ताजी घटना का जिसका उल्लेख किया गया है, उसको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले पीत पत्रकारिता है। तो पीत पत्रकारिता क्या होती है गाइज, इसको बेकार पत्रकारिता भी कहते हैं। जैसे अगर अपने व्यूज बढ़ाने हैं किसी न्यूज चैनल को, अगर अपने न्यूज, ठीक है, अपने न्यूज चैनल बढ़वाने हैं किसी को भी, मतलब व्यूज बढ़वाने हैं न्यूज चैनल में, तो वो क्या करते हैं, बेकार से न्यूज डाल देंगे या फिर कोई चटकदार सी क्या कर देंगे, हेडिंग डाल देंगे अपनी, जो न्यूज पे उनकी मेन हेडिंग होती है वो। तो ये कहलाती है पीत पत्रकारिता। मतलब मेन मुद्दा नहीं होगा, मेन मुद्दे से क्या होगा, हट करके होगी ये। ठीक है, गुड इवनिंग नेहा जी, गुड इवनिंग सब, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ लाइव और क्वेश्चन देते रहो। तीसरा है गाइज पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है, देखो इसमें आपने देखा होगा ज्यादातर पेज 3 पर, या ऐसा पेज जब किसी सेलिब्रिटी के बारे में, जो अमीर लोग हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, हीरो हीरोइन के बारे में, इनके बारे में अगर बताया जाता है, ठीक हो गया, अगर इनके बारे में बताया गया है तो इसको पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। मतलब जो अमीर लोग हैं उनके बारे में बताना। उसके बाद हमारा जो है न्यूज पैग क्या होता है, देखो इसका आंसर होगा आपका न्यूज पैग। और न्यूज पैग होता क्या है गाइज, ये समझ लो। न्यूज पैग में मुख्य न्यूज, जो मुख्य न्यूज होती है वो आधार बनाई जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, समाचार का जो आधार है वो न्यूज पैग कहलाता है। तो सेकंड का डी ऑप्शन। त्रिलोक रावत जी हेलो हेलो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब चला जाए यह किस प्रकार का वाक्य है, कर्म वाच्य है बताना है आपको, कृत वाच्य है, भाव वाच्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, जल्दी से बता दो। देखो कर्म वाच्य जहां पर कर्म प्रधान हो, जहां पर क्या किया जाए, कर्म किया जाए, उसे कर्म प्रधान वाक्य कहेंगे। भाव वाच्य जहां पर काम करने के लिए भावना, ठीक है, कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर भाव की लेख आ रहा हो। कर्तवाच्य कोई काम जो कर रहा हो, जो प्रोसेस में चल रहा हो। तो अब चला जाए, किसी से बोल रहा है ना, कि सपोज दैट 2 लोग बैठे हैं और कहा जाए कि क्या, चलो यार अब मैं चलता हूँ। अब भाव है, अभी चला नहीं है, वो कर्म किया नहीं है उसने, जस्ट उसके ऊपर एक भाव आया है। बिल्कुल सही प्रतिभा जी, भाववाच्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भाववाच्य। देखो आपको इससे पता भी चल जाएगा गाइज कि किस लेवल का एग्जाम आता है और आपको कितनी अभी प्रिपरेशन की जरूरत है। तो आप अपने मार्क्स भी काउंट कर सकते हैं इसके साथ साथ। ठीक है, आप मार्क्स करके कितने रॉन्ग आ रहे हैं मेरे को वीडियो के लास्ट में बता देना। नेक्स्ट है, औलाद किस भाषा का शब्द है, अरबी, तुर्की, हिंदी या फिर पुर्तगाली। अरबी जो है किसका भाषा का शब्द है। देखो आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको शब्दों का बताया था, तो शब्दों का एक क्या होता है, देशज और विदेशज जो रूप होता है। देशज शब्द जो हमारे नॉर्मल देशों से लिए गए हैं, विदेशज शब्द कौन से शब्द होते हैं गाइज, ऐसे शब्द जो बाहर की लैंग्वेज से लिए गए हैं। क्योंकि हमारे भारत में क्या हुआ था, लगातार अन्य देशों से आक्रमण हुए, अन्य लोग यहाँ पर रहे, तो उन्होंने क्या किया था, अब उनकी भाषा को भी हमने अपना लिया। तो 2 ऑप्शन मुझे दिख गए हैं, स्वीटी सिंह इज सेइंग अरबी, पूजा जोशी सेइंग बी तुर्की। जी नहीं, जो औलाद शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, आपका अरबी भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर कुंवर नारायण। जल्दी बताओ ऑप्शन 5वें का। देखो सुमित्रानंदन पंत तो मैंने बताया है आपको, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी को भी मिला है कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार।
मेरे को कमेंट करके बताओ कौन सी है इनकी। सुमित्रा नंदन पंत को कौन सी पुस्तक के लिए मिला है, कौन सी रचना के लिए मिला है। उसके बाद महादेवी वर्मा जी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, कुंवर नारायण जी को भी मिल चुका है, लेकिन किसको नहीं मिला है, माखनलाल चतुर्वेदी को कोई भी ज्ञानपीठ पुरस्कार, अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। बिल्कुल सही प्रतिभा योगेश, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चिदम्बरा, चिदम्बरा, सबका सही आंसर आ रहा है चिदम्बरा, ठीक है। कुंवर नारायण जी को मिल चुका है, स्वीटी पूजा जोशी जी, कुंवर नारायण जी को मिल चुका है, चिदम्बरा, बिल्कुल। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना क्योंकि 100 क्वेश्चन करने। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है, आपको बताना है इनमें से कौन जो है वो क्रियापद के साथ एकदम शुद्ध रूप से आ रही है। पहेली का समाधान, मिलने की बेचैनी, मिलने को बेचैनी होगा, ठीक है। धन्यवाद देना, जल की मात्रा, आपको बताना है ये जो संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है, कौन सा शुद्ध रूप है इसमें ये बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो। विक्की चंद सिंह इज बी, स्वीटी सिंह डी। देखिए जल की मात्रा बिल्कुल सही है, ठीक है, जो जल की मात्रा है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं, जल की मात्रा, जल की मात्रा इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है, मतलब कौन से ऐसे कवि हैं जिनको महापंडित बोला जाता है और इन्हीं के नाम पर, ठीक है, इन्हीं के नाम पर महापंडित पुरस्कार भी दिया जाता है। तो बताना है आपको, रांगे राघव जी हैं, रामविलास शर्मा है, रामचंद्र शुक्ल हैं या राहुल सांकृत्यायन है। चलो इतना हिंट मैंने दे दिया है आपको, इनको घुमक्कड़ कवि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इनको घुमक्कड़ कवि के नाम से भी जाना जाता है। अब सबको पता होगा घुमक्कड़ कवि किसको कहा जाता है, राहुल सांकृत्यायन। स्वीटी जी का आंसर आया है, विक्की चंद बिल्कुल सही, राहुल सांकृत्यायन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो महापंडित याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, प्रत्येक बोधक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक, ए और बी दोनों, निश्चयवाचक, सार्वनामिक विशेषण। जल्दी से बता दो आंसर। आपको बताना है वाक्य क्या है, देखो वह खंबा गिर जाएगा, वाक्य में क्या लिखा हुआ है, वह खंबा गिर जाएगा। ठीक है गाइस, जल्दी से बताओ। प्रवेश भट्ट सी, विक्की चंद्र सी, ए और बी दोनों। अच्छा, जब जिसने मेरी ऑफलाइन क्लास ली हुई है मैंने बताया था जब भी संज्ञा के आगे से, किसके आगे से गाइस, संज्ञा के आगे से अगर सर्वनाम लग जाता है तो वो जो होता है क्या बन जाता है, संज्ञा के आगे अगर सर्वनाम लग जाता है तो वो क्या होता है, राहुल जी को बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं आएगा आंसर, चलो मैं बता देता हूं। जब भी याद रखना संज्ञा के आगे सर्वनाम लगता है तो संज्ञा के आगे सर्वनाम लगने पर वो क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। योगेश का ऑप्शन बिल्कुल सही है, सार्वनामिक विशेषण। अब देखो खंबे की भी विशेषता बता दी गई है ना गाइज, क्या हुआ है यहाँ पर, वह खंबा गिर जाएगा, पर्टिकुलर खंबे की विशेषता बताई है कि कौन सा वाला खंबा, वो वाला खंबा। तो अब यह वह खंबा आपका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वह खंबा गिर जाएगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, यह आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टाछाप क्या है। सर क्वेश्चन पूछा था आपने, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, वही मैंने आंसर भी दिया था आपको स्वीटी जी। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है, तो अष्टछाप की क्या होती है, अष्टछाप के क्या कहते हैं गाइस, पुस्तकें कहते हैं, कवि होते हैं, भक्तियां होती हैं या 8 भजन होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे, अष्टछाप के कवि,
अब तो ऑप्शन मेरे मुंह से ही निकल गया, अष्टछाप के कवि, तो 8 कवि, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल सही योगेश जी, अष्टछाप के कवि। गाइज कमेंट बड़े स्लो आ रहे हैं तो एक बार रिफ्रेश कर लो नेट को और जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। और मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है, आपको पूछ रहा है मधुर मधुर मेरे दीपक, ये एक लाइन दी हुई है, इस लाइन में यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है? जल्दी से बताओ कौन सा अलंकार है इसमें। यमक, यमक बोला जा रहा है प्रवेश भट्ट जी के द्वारा, रुचित सिंह है, योगेश प्रजापति सिंह डी। देखो इतना तो देख लो ना, पुनरुक्ति मतलब बार बार क्या होना? पुनरावृत्ति होना, बार बार किसी चीज की पुनरावृत्ति होना। यहाँ देखो मधुर मधुर, ये मधुर मधुर 2 बार आया है ना, इस शब्द की क्या हुई है? पुनरावृत्ति हुई है, तो आपका अलंकार कौन हो जाएगा? पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा, जिसमें कि शब्द क्या होते हैं? बार बार आते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा के लेखक कौन हैं? मतलब ये भारतीय जो दूरदर्शन है हम लोग, ये किसके द्वारा लिखा गया है? आपको ये पूछ रहा है, ठीक है, जल्दी से बता दो। हाँ, पुनरुक्ति अलंकार है गाइज, ठीक है, पुनरुक्ति है, बिल्कुल सही पूजा जोशी जी। नेक्स्ट आ चुका है अब आपका ओम थानवी, मनोहर श्याम जोशी, ओम थानवी, रमेश चंद्र शाह, आनंद यादव। ओम थानवी बोल रहे सारे के सारे, कोई और अनदर किसी और का कोई अन्य राय हो अगर बताओ जल्दी से। ये तो बहुत फेमस है, प्रतिभा, यस बिल्कुल सही, मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है, ठीक है, किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी। अर्चना इज ऑल्सो सेइंग गुड, गुड बढ़ाया हुआ है, ठीक है, जिसने क्लासेज ली हुई है। ऑफलाइन वालों को करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? करेक्ट है। और कौन से मनोहर श्याम जोशी जी के जरा मुझे बताओगे, क्या कोई और इनकी फेमस है? नेक्स्ट पे आ जाते हैं गाइज जल्दी से, 11 क्वेश्चन है। अवनी शब्द का विलोम है, अब आपको बताना है जो अवनी शब्द है ये किसका विलोम होता है? सिल्वर वेडिंग, बिल्कुल सही पूजा जोशी सिंह, सिल्वर वेडिंग, ठीक है, मनोहर श्याम जोशी जी, सिल्वर वेडिंग। अंबर, पूजा जोशी का आंसर आया है अवनी। देखो अवनी का मैं बता दूं आपको, अवनी का मतलब होता है धरती से, अवनी का मतलब क्या होता है? धरती। अगर आपसे कभी पर्यायवाची पूछे तो याद रखिएगा धरती। अब धरती का विलोम क्या हो जाएगा आपका? आकाश हो जाएगा, तो आकाश का क्या है गाइज? यहाँ अंबर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बोल रहे हो, विक्की चंद्रा बी नहीं, भूचाल नहीं, अंबर। अवनी का मतलब होता है धरती से। अवनी किसके लिए यूज होता है? धरती के लिए यूज होता है। तो देख लो कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अच्छा, अब आ गया है अगला क्वेश्चन, फेमस आपका, कल ही क्लास हुई है। संख्यैश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? जो ये संख्यैश्वर्य शब्द है, इस शब्द में कौन सी संधि है ये बताना है आपको। व्यंजन है, यण है, अयादि है या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो कल मैंने बताया था आपको, जब य आ जाए तो य आएगा, तो य कब बनता है? जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई रहा होगा। फिर इस य पे मात्रा देखो, य पे मात्रा कौन सी आ रही है गाइज? ए की, ऐ की है, तो ए। तो अगर मैं आपसे संधि विच्छेद पूछूं संख्यैश्वर्य की, तो संख्यैश्वर्य की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सखी प्लस ऐश्वर्य, क्या हो जाएगा? सखी प्लस ऐश्वर्य। अब देख लो ई प्लस ए और ई प्लस ऐ मिलकर के क्या बना देगा? ऐ बना देगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज इसमें? यण संधि, दीर्घ संधि नहीं होगी, यण संधि होगी जागृति जी, ठीक है, दीर्घ नहीं होगी। मैंने बताया ना, सखी प्लस ऐश्वर्य, ई और ए मिलकर फिर ये बना देगा आपका, तो संख्यैश्वर्य यण संधि क्या हो जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले पे। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? जो हिंदी का दूसरा सम्मेलन हुआ था, आपको बताना है कहाँ हुआ। 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में, 28 से 30 अगस्त 1977 लंदन में, 28 से 30 अगस्त 1975 मालदीव में, 28 से 30 अगस्त 1978 कोपनहेगन में। अब जिसने बताया, देखो जब मैंने बताया तो आपको हिंदी का इतिहास पढ़ाया था, तो हिंदी के इतिहास में बताया है कि हमारे जब सबसे पहला
अच्छा, सबसे पहले हिंदी जो हमारा सम्मेलन होता है, विश्व हिंदी सम्मेलन, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो हिंदी भाषा है उस भाषा को यूएन में दर्जा दिलाना। जो यूएन की भाषाएं हैं उस भाषा में हिंदी को क्या करना? दर्जा दिलाना, ये है मेन। और आपका जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट कब से हुआ था? 1975। ठीक है, 10 से 14 जनवरी 1975 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। और पहला सम्मेलन हुआ था इसका नागपुर में। और नागपुर कहाँ पड़ता है आपका? भारत में पड़ जाएगा। दूसरा सम्मेलन, ठीक है, दूसरा सम्मेलन देखो 1975 के बाद अगला सम्मेलन अगले ही साल हो गया था, तो 1976 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 से 30 अगस्त 1976। और ये कहाँ पर हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, 1975 नहीं अर्चना, 1975 में पहला हुआ था। ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र नागपुर, बिल्कुल सही। पहला कहाँ हुआ था? नागपुर में। और दूसरा पूछा है तो दूसरा मॉरिशस में हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? मतलब कोई भी बैठक है, उस बैठक में जो भी विवरण हुआ, जो भी चीजें हुई, उसका एक संक्षिप्त क्या रखना? ब्यौरा रखना। वो क्या कहलाएगा? प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति तो नहीं होगी ना, ये तो कभी कोई भी रिलीज की जाती है आपकी। परिपत्र नहीं होगा। ठीक हो गया। तीसरा कार्यव्रत या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज आपका? कमेंट बड़े स्लो आ रहे, कमेंट थोड़ा तेज करो। अगर स्किप भी कर रहे हो मुझे ये बता देना स्किप करके। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कार्यव्रत। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जब भी बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम लिखे रहते हैं उसे कार्यव्रत बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, करदम का पर्यायवाची शब्द है। ये जो करदम है ये किसका पर्यायवाची है ये पूछ रहा है। कीच, कोट, कंदर्प या फिर कगाल। ठीक है, कीच का, कोट का, कंदर्प का या कगाल का। अब देखो कंदर्प का मतलब बता दूं। कंदर्प का मतलब होता है गाइज कीचड़ से। ठीक है, कीच, कीचड़, ये सब क्या होता है आपका? करदम बोला जाता है। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कीच। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। ए ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है ये बताना है। सरल वाक्य, अच्छा कौन सा भेद है ये पूछ रहा है। सरल वाक्य, विषम्यादि बोधक वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। जल्दी से बता डालो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। मैं इतना बता देता हूं, अर्थ के आधार पर वाक्य को जो बांटा गया है वो 8 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है गाइज? 8 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें आप विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, ठीक है, विषम्यादि बोधक, ये सब के सारे आते हैं। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आ रहा है सभी का, विषम्यादि बोधक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक ऑप्शन क्या होता है आपका? विषम्यादि बोधक होता है। सबका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे चलते हैं। गरल सुधा रिपु करहि मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। ये जो लोकोक्ति है, लोकोक्ति कौन सी? गरल सुधा रिपु करहि मिताई, इसका अर्थ पूछ रहा है आपसे। दोष किसी का, सजा किसी को, किसी भी अनुचित बात का समर्थन करना, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन होना या संयोग से काम करना। फिर से पढ़ रहा हूं, गरल सुधा रिपु करहि मिताई। ठीक है, मिताई मतलब देखो, मिताई मतलब क्या होता है? मिलन से। जब भी दो विरोधी स्वभाव के लोग आपस में मिलते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पूजा जोशी एंड प्रतिभा जोशी ने आंसर सही दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है दशा से, संप्रदाय से, अवस्था से या फिर दान से। ठीक है, उत्सर्ग, जो ये उत्सर्ग लिखा हुआ है, उपसर्ग नहीं है, याद रखना, उत्सर्ग है। उपसर्ग कहाँ पर होता है आपका? पहले लगता है। ठीक है, तो उत्सर्ग का मीनिंग मैं बता दूं। जैसे आपने सुना होगा, जो क्या था? पर्यायवाची, अनेकार्थी।
एक ही शब्द के अनेक अर्थ, तो उत्सर्ग का अर्थ किससे होता है? प्रतिभा इज सेइंग दान, दान रुचि चंदा इज ऑल्सो सेइंग दान, बिल्कुल सही। उत्सर्ग का मीनिंग या उत्सर्ग का संबंध आपका किससे होता है? दान से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट है, गुड, पढ़ाई अच्छी चल रही, मतलब ऐसे पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है। मतलब आपने दो शब्दों को जोड़ दिया, एक वाक्य ये था, एक वाक्य दूसरा था, इन दोनों को जिस वाक्य से आप जोड़ते हो, जिस शब्द से जोड़ा जाता है दो वाक्यों को, उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या फिर क्रिया विशेषण। ठीक है, जल्दी से आपका आंसर देना है, क्या कहा जाता है? दो चीजों को जोड़ना, मतलब दो चीजों का क्या करना? समुच्चय करना ना, आपस में चीजों को जोड़ा जाता है तो क्या होता है? समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है। स्वीटी सिंह इज सेइंग सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? करेक्ट है। रुचि चंद्र सेइंग ए, संबंध बोधक दो वाक्यों के बीच में संबंध बताता है। समुच्चय बोधक में क्या? विस्मयादि बोधक नहीं होगा अर्चना। विस्मयादि बोधक तो कब होता है आपका? जब दो चीजों के बारे में क्या हो, कहीं पर हर्ष और उल्लास की बात होती है जब। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, मार्च 2016 को अंतरराष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो गाइस देखो, इससे पहले ये थे हमारे क्या 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 20, और ये 20 क्वेश्चन थे हिंदी के। तो आपने देखा होगा हिंदी का जो लेवल है, ठीक है, हिंदी का जो लेवल है वो कैसा आया हुआ है ये आपको पता चल गया होगा। अब हम कहाँ पे चलेंगे इसके नेक्स्ट सेशन पे? तो हिंदी का तो मैंने आपको बताया है पोर्शन भी कैसे पूछता है। अब जो 21वें क्वेश्चन से बनेंगे, यहाँ पर मैं आपको टॉपिक भी बताता रहूंगा जो आपका आने वाला एग्जाम है, कैसे आपको स्टडी करनी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। क्वेश्चन क्या आया हुआ था देखो, मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये 2018 का पेपर हुआ था और इसने करंट की घटना पूछी थी 2016 की। तो आपको इम्पोर्टेंट जो इवेंट है उत्तराखंड में कौन सा कहाँ हुआ एग्जाम से पहले ये देखकर जाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता हुई थी पिथौरागढ़ में। तो 21वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, सबने सही बोला है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की 20वें का सी, बिल्कुल सही, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु क्या है? अधिकतम आयु पूछी है, 30 वर्ष होगी, 40 वर्ष होगी, या फिर 45 वर्ष, या फिर 50 वर्ष। अब देखो अटल पेंशन योजना के बारे में बता दूं, ठीक है। अटल पेंशन योजना आपका क्या है गाइज, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के जो व्यक्ति हैं इस स्कीम से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे ही उनको 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे, कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे, 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो 60 वर्ष पूरे होने के बाद वो क्या करेंगे, मिनिमम 3000 रुपये उनको पेंशन के रूप में मिलेगी। कितने रुपये, 3000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगी। तो 22वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 40 वर्ष। क्योंकि क्या पूछा है, अधिकतम आयु पूछी है कि अधिकतम कितने तक। योगेश प्रजापति ने सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जिसका भी है 40 वर्ष। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी मंदिर पर यह मेला लगता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया, जो बाल सुंदरी देवी मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, काशीपुर में। अभी आपको पता होगा कब मेला लगता था इसमें, ठीक है। इसमें मेला लगता है गाइज कब, जब आपकी नवरात्रि लगती है। नवरात्रि के पास अभी था ना नवरात्रि का, तो नवरात्रि में इसमें मेला लगता था। लेकिन कोविड की वजह से इस बार क्या हो गया, ये मेला स्थगित हो गया। और इसी मेले को किस नाम से जाना जाता है, चैती मेले के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे डिस्ट्रिक्ट, तो काशीपुर किसके अंदर आ जाता है, उधम सिंह नगर के अंदर आ जाता है। अगर पूछा जाए काशीपुर की स्थापना किसने की थी, तो काशीनाथ चंदों के एक अधिकारी थे। काशीनाथ के द्वारा इस शहर को क्या किया गया था, बसाया गया था। इतना आपको याद रखना है काशीपुर के बारे में।
दूसरा, काशीपुर में ही आपका IIM भी स्थित है। ठीक है, काशीपुर में ही क्या है? स्वीटी सिंह सर, यूके तो मैं पढ़ती नहीं हूँ। आप यूके 6:30 बजे पढ़ा करो। ठीक है, 6:30 बजे मंडे से फ्राइडे तक होती है, तो उस समय पे आप आ जाया करो। नेक्स्ट है, 39 छात्रों का भार का औसत 40 किलोग्राम है। यदि उनके अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन गया देखो गाइस, तो रीजनिंग के अंदर उसने जो सिलेबस दे दिया, एवरेज दे दिया। अगर हम देखें तो जो एवरेज होता है, ठीक है स्वीटी जी, आप अपना ये कर लो, रिफ्रेश कर लो, क्योंकि हम 24 पे हैं अभी। रीजनिंग के अंदर एवरेज नहीं होता है। एवरेज को किसके अंदर रखा गया है? मैथ्स के अंतर्गत रखा गया है। तो कोई नहीं, आया हुआ है तो करेंगे। देखो एवरेज क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। एवरेज बोला जाता है सम अपॉन टोटल नंबर, मतलब जितने आपका सम है सभी को सम करके उसको क्या किया जाता है? टोटल नंबर ऑफ नीचे रखा जाता है। अब हमसे बोला क्या है? छात्रों के भार का, 39 छात्रों के भार का। टोटल छात्र कितने हैं? 39 छात्र हैं। औसत कितना है? 40 kg है। तो अगर आप टोटल संख्या को एवरेज के साथ गुणा कर देते हो तो आपका क्या आ जाता है? कुल संख्या आ जाती है, मतलब कुल भार आपका निकल जाएगा। दूसरा, एक अध्यापक को जब ऐड कर दिया, पहले 39 छात्र थे, अब एक अध्यापक को भी ऐड कर दिया तो लोग कितने हो गए? 40 लोग हो गए। ठीक हो गया। और एवरेज जो है वो बढ़कर कितना बढ़ जाता है? 800 ग्राम। पहले 40 kg था, अब 800 ग्राम बढ़ गया। देखो पहले था 40, अब 800 ग्राम बढ़ेगा तो 0.8 kg ही तो बढ़ेगा ना। kg में kg को क्या करोगे? ऐड करोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 40.8 हो जाएगा। ये आ गया आपका कुल भार। अब कुल भार देख लो, दोनों में कितने का अंतर है? ऊपर क्या आया था? आया ऊपर देखो 39 गुणा 40, नीचे आया 40 गुणा 40.8। तो 40 दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? 40.8 माइनस 39, क्योंकि माइनस करोगे ना जो एक एक्स्ट्रा है उसको निकालने के लिए। तो आपका क्या बन जाएगा गाइज? यहाँ से निकालोगे तो 0.8 में से 0 जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? मैं यहाँ कर देता हूँ, 40 इंटू ऊपर आ जाएगा 8 और उसके बाद क्या आ जाएगा? 1.8 और 18 चौको कितना होता है? 72.0। तो 72 हो जाएगा उस टीचर की। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, 72, सबका 72 आ रहा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए 72 kg क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? गढ़ नरेश श्याम शाह, मुगल नरेश, मुगल बादशाह किसके साथ मिले थे? बाबर के साथ, जहांगीर के साथ, अकबरी के साथ, मतलब अकबर के साथ, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद होना चाहिए, जो श्याम शाह जी मिले थे, श्याम शाह किसके साथ मिले थे? जहांगीर के साथ मिले थे गाइज। किसके साथ मिले थे? जहांगीर। तो उन्हीं की जो पुस्तक है तुजुक ए जहांगीरी, अकबर नहीं है, श्याम शाह। ठीक है, श्याम शाह किसके साथ मिला था गाइज? श्याम शाह जो मिला था वो मिला था जहांगीर से। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तुजुक ए जहांगीरी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। श्याम शाह जहांगीर के शासनकाल में आता है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइज। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? जो इंडिया है, इंडिया में जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, मतलब कोई भी व्यक्ति है तो उसको मिनिमम इतना क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। ये किस ईयर में पास हुआ ये बताना है। 1947 में तो हमारा क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ था। 1948, 1950, 26 जनवरी 1950 जिस दिन से संविधान लागू हुआ, या ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी को। तो जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। तो गाइज ये कब हुआ था? 1948। ठीक है, किसी का भी ऑप्शन बी नहीं आया। 1948 से भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था। तो याद रखना है 1948 से क्या हुआ था आपका? मिनिमम वेजेस एक्ट आया था इंडिया में। और 1948 में पीएम कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको कि चाचा नेहरू भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित हैं? कल ही मैंने एक क्वेश्चन कराया था, हरिदत्त कापड़ी जी का नाम आया था, तो आपको बताना है फुटबॉलर हैं, मुक्केबाजी से संबंध है, बास्केटबॉल से है या वॉलीबॉल से है। हरिदत्त कापड़ी जी गाइज, इनको अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया गया था? क्योंकि एशियन गेम जो था उसमें इनको चोट आ गई थी और उस चोट आने पर भी इन्होंने अपना खेल क्या किया था, जारी किया था और इंडिया को पदक दिलाया था। पिथौरागढ़ से इनका संबंध है और कौन सा खेल है इनका? इनका खेल है बास्केटबॉल। ठीक है, हरिदत्त कापड़ी जी बास्केटबॉल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट, मुक्केबाजी नहीं है, ठीक है, कल ही करवाया हुआ है, उसके बाद भी गलत आंसर दे रहे हो। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, श्रीगुप्त या फिर कुमारगुप्त? देखिए, जब भी हिस्ट्री आपको अगर उत्तराखंड के लिए पढ़नी है तो सबसे पहले जितने भी आपके वंश हैं उन वंशों के पहले राजा और अंतिम राजा तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद मुख्य राजा जिन्होंने मुख्य क्या किए होंगे, काम किए होंगे, ये पढ़ना है। श्रीगुप्त आ रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं था, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ठीक हो गया, कौन था? श्रीगुप्त। और याद रखो, श्रीगुप्त पहला शासक, कुमारगुप्त तृतीय, जो कुमारगुप्त तृतीय है वो इसका अंतिम शासक था। गुप्त वंश का अगर अंतिम शासक पूछे तो अंतिम शासक था आपका कुमारगुप्त तृतीय। तो इतना याद रखना। गुप्त वंश के बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। ठीक है, आपको बताना है उत्तराखंड का भारत में, वो कुमारगुप्त था। हाँ ठीक है, तो उत्तराखंड का स्थान देखो, उत्तराखंड बना कब था? सबसे पहले 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था, तब इसका नाम उत्तरांचल था। और उसके बाद क्या किया गया था गाइज? 1 जनवरी 2007 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? उत्तराखंड कर दिया गया। अब याद रखना, उत्तराखंड के पेपर में 2011 की जनगणना से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछता है। तो जनगणना से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, कौन से जिले की मैक्सिमम रेट है, लिटरेसी किसकी ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व किसका ज़्यादा है, पूरा का पूरा याद रखना है। तो गाइस, जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व में हमारा जो क्रम आता है वो 25वां आता है। ठीक है, कौन सा आता है? 25th। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये जो जल विद्युत परियोजनाएं दी हैं, दूसरे साइड 27वां नहीं है प्रतिभा, ठीक है, 25वां है जल विद्युत परियोजना, और दूसरा आपको दिया है जनपद। सबसे पहले लिखा हुआ है लोहारी नागपाला परियोजना, और लोहारी नागपाला परियोजना ये आपकी कौन सी नदी पर है? याद रखिएगा, लोहारी नाग है भागीरथी नदी के तट पर बसी है, मतलब भागीरथी नदी के किनारे इसको बनाया गया है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है सबसे ज़्यादा। जनसंख्या घनत्व आप कह सकते हो स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा। ठीक है, स्टेट नहीं है ना, क्योंकि दिल्ली, तो स्टेट में नहीं आएगा उसका नाम। विष्णु प्रयाग परियोजना, देखो विष्णु प्रयाग जो है वो आ जाती है आपकी अलकनंदा नदी के किनारे। ठीक हो गया। मनेरी भाली परियोजना, मनेरी भाली परियोजना जो है गाइज, ये आपकी कहाँ पड़ेगी? भागीरथी, सेम भागीरथी में जो लोहारी भी पड़ेगी और मनेरी भाली भी। उसके बाद सप्तेश्वर परियोजना जो कि बनने वाली है, ठीक है, हाँ बिहार, ठीक है। सप्तेश्वर परियोजना काली नदी पर है। तो अब बता दो मेरे को इसके आंसर अकॉर्डिंग। देखो भागीरथी कहाँ से? गंगोत्री से निकलेगी। भागीरथी, मनेरी भाली, उत्तरकाशी, ये 2 ऑप्शन ठीक है। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़, काली नदी, ये भी सही है। अलकनंदा नदी, मैंने बोला ना विष्णु प्रयाग अलकनंदा नदी पर है, तो क्या अलकनंदा नदी हमारी उत्तरकाशी में बहती है? नहीं बहती। तो जब अलकनंदा नदी बहती ही नहीं है रुद्रप्रयाग में, मतलब रुद्रप्रयाग में बहेगी, ठीक है, लेकिन जो विष्णु प्रयाग परियोजना है ये आएगी कहाँ पर? आपकी चमोली जिले में आ जाएगी। जोशीमठ जो आपका पड़ेगा चमोली में। तो ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? रॉन्गली स्पेल्ड, मतलब गलत तरीके से संबंधित है। नेक्स्ट है, गढ़वाल का बारदोली
के नाम से प्रसिद्ध स्थल है? हमने पढ़ा था अभी कुमाऊं का कौन सा, बारदोली किसको कहा जाता है? सल्ट के खुमार क्षेत्र को कहा जाता है। यहीं पर क्या हुआ था गाइज, हमारे गोलीकांड हुआ था जिसमें शहीद हो गए थे। इसको क्या बोला गया था गांधी जी के द्वारा? कुमाऊं का बारदोली बोला था। ऐसे ही एक स्थान और है जो कि गढ़वाल में पड़ता है और इसे क्या है, गढ़वाल का बारदोली बोला जाता है। 1900 जब हमारा क्या चल रहा था, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन, गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू नामक स्थान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई। वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? आज सप्ताह का कौन सा दिन है? अब देखो, कैलेंडर वाले क्वेश्चंस में जब भी आपको डेट से खेलना हो, ठीक है, दिनों से खेलना हो, तो हम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, ऑड डे कॉन्सेप्ट का, विषम दिन। विषम दिन का मतलब क्या होता है, हर 7 दिन के बाद जो दिन होते हैं वो रिपीट करते हैं। क्योंकि 8वां दिन, अगर आज सोमवार है तो 8वां दिन फिर से क्या पड़ेगा, आपका सोमवार पड़ जाएगा। ठीक हो गया। तो जब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को देखती है, तो 9 दिन पहले जो दिन रहा होगा वो क्या रहा होगा, बृहस्पतिवार रहा होगा। तो 9 दिन के बाद अगर देखोगे कितने दिन आ गए, पहले 7 आएगा, उसके बाद +2, या आप सिंपल 9 को 7 से डिवाइड कर दो और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो आपका ऑड डे होता है। तो कितने दिन विषम आ जाएंगे, 2 दिन विषम आ जाएंगे। तो आप 2 दिन क्या कर दोगे, आगे बढ़ा दोगे। तो बृहस्पतिवार के बाद 2 दिन आगे शुक्रवार शनिवार, बिल्कुल सही। जिसने कैलेंडर मेरे से पढ़ा है सबने सही आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था कैलेंडर उत्तराखंड स्टेट वाले क्लॉक कैलेंडर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगला है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं तुवेरा लोकगीत, बाज्यू लोकगीत, तिमली लोकगीत या फिर उपयुक्त सभी। भोटिया जनजाति आया है तो भोटिया जनजाति का थोड़े बारे में जान लेते हैं। भोटिया जनजाति उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। कौन सी जनजाति मानी जाती है, सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। इस जनजाति को अर्ध घुमंतू जनजाति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइज, अर्ध घुमंतू जनजाति कहा जाता है। और ये आपका क्या करती है, ऋतु प्रवास करती है। जाड़ों में कहाँ चले जाएगी, नीचे आ जाएगी, और गर्मियों में ऊपर जहाँ बर्फ होती है, बर्फबारी होती है, वहीं पर चले जाएगी। तो तुवेरा, बाज्यू, तीमली, ये तीनों जनजाति के लोकगीत हैं, भोटिया जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही है, बिल्कुल सही। अगला है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, एनडीसी की स्थापना कब हुई, ये पूछ रहा है आपका। 1950। 1950 याद रखो, ये कौन सा साल है, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने वाला। 1950 वो साल है जब 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ था गाइज, आपका टिहरी रियासत को भारत में क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था। और 1949 से ही भागीरथी नदी से ऊपर टिहरी रियासत में क्या किया गया था, पानी को भी, ठीक है, नहीं वो 1905 होगा, नहीं। उसके बाद 1952, 1951। तो 34वें का आंसर दे दो जल्दी से। ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन सी 1952, 1952। तो बिल्कुल सही 1952 है जब एनडीसी की स्थापना की गई थी। 1951 में लगा दिया, 1952। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। इसका कहा 5 ईयर प्लान को लागू करना था, बिल्कुल सही, हाँ 5 ईयर जो प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, नुटंग देवी की पूजा की जाती है। ये जो नुटंग देवी है ये किसके द्वारा पूजा की जाती है, ये पूछ रहा है। रंग समुदाय, थारू समुदाय, बोक्सा समुदाय या फिर वन रावत समुदाय। देखिए गाइज, अगर नुटंग देवी की बात करें, ठीक है, नुटंग देवी की बात करें तो ये जो रंग समुदाय है, रंग समुदाय आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने थारू के बारे में पढ़ा, बोक्सा पढ़ा। जो ये लोग हैं बहुत ही कम लोग बचे हैं। और जो इनकी लिपि है ना, सबसे पहली जो ये भाषा बोलते हैं उसका कोई लिखित रूप नहीं है, तो इनकी भाषा सबको समझ नहीं आती है।
तो ये धीरे धीरे इनकी लिपि भी क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। हाँ बिल्कुल सही। तो रंग समुदाय ये निवास कहाँ पर करता है, अगर कभी पूछ ले आपसे तो याद रखिएगा धारचूला वाला जो इलाका है, इधर रंग समुदाय जनजाति जो है हमारी रंग समुदाय के लोग क्या है, निवास करते हैं। उसी में नुटंग देवी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी नहीं होगा, वन रावत समुदाय नहीं, रंग समुदाय में। अगला धारचूला, हाँ जुआरी नाम है एक फसल का, एक नदी का, एक नहर का या फिर एक झील का। ये जुआरी वो वाला जुआरी नहीं है, ठीक है, कि जिसे पहाड़ में कह देते हैं कि कोई सपोज डेट जुआ खेलता हो या नशा करता हो तो उसको क्या, जो मतलब पैसे हार जाता है उसे क्या बोला जाता है, जुआरी बोला जाता है, इसे भी एक। लेकिन ये जो जुआरी है ये ज्वार टाइप भी आप कह सकते हो, ठीक है, ऐसे समझ जाओ। अगर मैं ज्वार बोल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दो 36 का। रिवर का, ये गोवा में बहती है, मांडवी की ट्रिब्यूटरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ऑप्शन पे जय हो। जुआरी जो है वो नदी है और मांडवी नदी की सहायक नदी है। जिसने भी फसल कहा, देखो जुआरी अगर मैं यहीं पर लिख देता ज्वार, जो उत्तराखंड की फसल में आ जाती है, जुआरी और ज्वार दोनों में क्या है, अंतर है। एक करेक्ट आंसर आया है केवल पूजा जोशी का, रिवर का नाम है, ठीक है, जुआरी एक नदी है। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं, याद रखना है आपको। जुआरी एक टाइप का क्या है गया गाइज, आपका क्या है, नदी है, ठीक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ मैंने बी सही बताया था, हाँ जिसने भी बी सही बताया था वो बिल्कुल सही हो। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। दाड़ा मंडी में, गुजड़ू में, जय हरी खाल में या फिर खैरा सेड़ में। जल्दी से बता दो कहाँ पर बुलाई गई थी, ठीक है। देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात चल रही है। जब सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उत्तराखंड में बैठक बुलाई गई कि कैसे हम इस सत्याग्रह में भाग लेंगे, कैसे क्या किया जाएगा, गांधी जी का साथ दिया जाएगा। तो ये जो स्थान था गाइस जहां सबसे पहली बैठक बुलाई गई थी वो थी डाडा मंडी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। यहीं पर गुजड़ू आया हुआ है, गुजड़ू को क्या बोला जाता है, गढ़वाल का बारदोली बोला जाता है। अभी अभी बताया था, गढ़वाल का बारदोली अगर बोले किसको कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता है, आपका गुजड़ू को कहा जाता है। तो दाड़ा मंडी व्यक्तिगत सत्याग्रह की सबसे पहली इसमें क्या हुई थी, बैठक हुई थी, ये याद रखना। अगला है, भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। एक होता है मंत्री परिषद, एक होता है मंत्रिमंडल। तो आपसे पूछ रहा है जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के, संसद के या फिर आपका राज्यसभा के या लोकसभा के, ठीक है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन बता दो जल्दी। अच्छा इसी का आंसर दिया है राष्ट्रपति वाले का, ए ऑप्शन कह रहे हैं सब, बिल्कुल सही। जो केंद्रीय मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है, प्रति राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, संसद नहीं राष्ट्रपति, ठीक है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कॉस्ट ऑफ अल्मोड़ा के लेखक हैं। ए बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत या फिर गंगा दत्त उप्रेती। जल्दी से बता दो। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कॉस्ट्स ऑफ अल्मोड़ा ये लिखी गई है हमारी किसके द्वारा, ठीक है। कमेंट लेट शो हो रहे हैं, पता नहीं कमेंट लेट शो क्यों हो रहे। चलो कोई नहीं, आप आंसर देते रहो। पंत जी नहीं, ये दिया था आपका गंगा दत्त उप्रेती। इस लेखक के जो पुस्तक हैं, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं गंगा दत्त उप्रेती जी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पंत जी नहीं, गंगा दत्त उप्रेती जी। नेक्स्ट है, फीड का कोड 47 है और ट्री का कोड 91 है, तो मीट का कोड क्या होगा।
बहुत रीजनिंग अच्छी लगती है ना सबको, करो आप। फीट बराबर 47 दिया हुआ है, ट्री बराबर 91 दिया हुआ है, तो मीट का आपसे कोड पूछ रहा है, जल्दी से मीट का कोड बता दो। गाइज मीट का कोड क्या होगा, जल्दी से बता दो। देखो नहीं आया, मैं बताऊं। फीड को देखो, अगर इस फीड को देखें तो एफ की जो कोडिंग होती है, एफ की कोडिंग होती है आपकी कितनी गाइज, 6। ई की कोडिंग कितनी होती है आपकी, 5। फिर से ई की कोडिंग देखोगे तो 5, और डी का नंबर कितना होता है आपका, 4 हो जाता है। ठीक हो गया। अब हमें क्या बनाना है, देखो इससे बनाना है 47। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, 6 और 5 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 4 हो जाएगा 20। तो 20 से 47 बनेगा नहीं। एक बार देख लेते ट्री वाला, टी का कोड होता है 20। उसके बाद देखें तो आर, आर का कोड कितना होता है 18, PQRST, बिल्कुल सही। ई का कोड होता है 5, फिर से ई का कोड कितना हो जाएगा 5, तो इससे आपको कितना बनाना है 91। तो अगर इनको जोड़ूं, 5 और 5 10, और 20 30, 30 और 18 कितना हो जाएगा आपका गाइज 48। तो 48 से भी यहाँ कोई लाइक दिख नहीं रहा। तो अब ये किया क्या होगा, देखो 6 × 1 प्लस 5 × 2 प्लस 5 × 3 प्लस 4 × 4। अगर मैं ये कर दूं तो 6 एकम कितना हो जाएगा 6, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 4 चौको 16। अब अगर आप इस पूरे को ऐड करोगे तो देखो 15 दूना 30 और 1 31, 31 और 10 कितना हो जाएगा 41, 41 और 6 कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हो 47 हो गया। ऐसे ही क्या हो गया, ट्री को आप बनाओगे तो यहाँ पर 1 से गुणा करनी है, 18 में 2 से गुणा, 5 में 3 से गुणा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 5 में 4 से गुणा। तो आपका आंसर क्या हो रहा होगा, देख लो 20 एकम 20, 18 दूना 36, 5 तिया 15 और 5 चौको 20। तो कितना बन गया, देखो 20 और 20 40, 40 और 3 70, 70 और 10 आपका कितना हो जाएगा 80, 6 और 5 11, 80 और 11 कितना हो जाएगा 91। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। तो आपको क्या कर देना है, देखो m का नंबर देखो, m किसको कहते हो, mn। ठीक है, क्या हो जाता है 13, 13 को 1 से गुणा, प्लस e को देखो, e का नंबर होता है 5, तो 5 गुणा 2, प्लस फिर e है 5 गुणा 2, प्लस t है तो 20 गुणा, अच्छा 2, 5 गुणा 3, 20 गुणा 4। तो 13 एकम 13 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 चको 80। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब आप देख सकते हो 10 10 20 10 30, 80 और 30 कितना हो जाएगा आपका 110, 110 और 5 3 8, तो 118 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग में। किसी का आंसर नहीं आया था, ठीक है, एक और आंसर आया हुआ है अभी भी, वो भी आई थिंक बहुत लेट आया हुआ है। नेक्स्ट है 1934 ईस्वी से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा में किया गया। तो अल्मोड़ा में किसका प्रकाशन किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। शक्ति का, स्वाधीन प्रजा का, समता का, या फिर अल्मोड़ा अखबार का। देखो अगर देखो तो शक्ति और अल्मोड़ा अखबार, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि ये अल्मोड़ा में आए थे। लेकिन ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका 1871 का है और ये आपका कब का है, बाद का। समता ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, 41 का सी, समता बिल्कुल सही। ठीक है, योगेश ने आंसर दिया 41 का सी। तो जो समता न्यूज़पेपर है, इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किस वर्ष में हुआ था, 1934 वर्ष में हुआ था। जल्दी जल्दी से कमेंट कर डालो। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं। संकटकालीन व्यवस्था का मतलब है आपका आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है। जो आपात उपबंध है,
आपात उपबंध भारत का कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान का अधिकतम भाग कहाँ से लिया गया है, तो याद रखो 1935 से। सोवियत संघ रूस, इससे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट और जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नहीं होगा, सोवियत संघ से फंडामेंटल ड्यूटीज ली है। नेक्स्ट है भारतीय, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? आपसे पूछ रहा है जो श्यामला ताल है वो उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? नैनीताल में, उत्तरकाशी में, चंपावत में या फिर टिहरी गढ़वाल में? अच्छा, मैं ये बता देता हूँ, श्यामला ताल वहीं स्थित है जहाँ चंद वंश की स्थापना की गई थी, और यहाँ पर कांतेश्वर पर्वत भी स्थित है। ठीक है, कौन सा पर्वत? कांतेश्वर पर्वत स्थित है। यहीं पर सिखों का रीठा साहिब भी स्थित है, रीठा साहिब भी यहीं पर स्थित है। इतने हिंट आपको दे दिए हैं। ऑप्शन आ चुके हैं सी चंपावत, तो बिल्कुल सही। श्यामला ताल कहाँ पर स्थित है आपका? चंपावत में स्थित है। ठीक हो गया। लाइक्स नहीं आए हैं गाइज, करेक्ट लाइक्स नहीं आए हैं, लाइक करो जल्दी से। बिल्कुल सही। इसी ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम भी है, जिसे कहा जाता है विवेकानंद आश्रम बोला जाता है। ठीक है, 1935 से ली है शायद। इमरजेंसी किसने बोल दिया? आपात उपबंध 1935 से नहीं लिया है, आपात उपबंध आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हिमालय का कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा गाइड, करेवा होता क्या है। ठीक है, करेवा होता क्या है? तो करेवा का मतलब क्या है आपका? ये एक प्रकार की मिट्टी होती है। क्या होती है? मिट्टी होती है। करेवा एक पर, जैसे दोमट मिट्टी पड़ा होगा, काली मिट्टी पड़ा होगा, तो ऐसे ही करेवा भी मिट्टी है। और ये जो करेवा है, निक्षेप जो है, ये पाए जाते हैं आपके कश्मीर में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कश्मीर हिमालय में। ठीक है, जो कश्मीरी हिमालय है वहाँ पर करेवा पाया जाता है। एक प्रकार की मिट्टी है करेवा। करेवा से ही एक उत्पाद भी बनता है आपका। ठीक है, उत्पाद भी आ जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड, व्यवस्था जर्मनी से लिया गया। ठीक है, अगला है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है जो लिंगानुपात है। ठीक है, इस लिंगानुपात में उत्तराखंड का देश का कौन सा स्थान है? आंसर आ रहा है 13वां। ठीक है, तो बिल्कुल सही। कौन सा स्थान है आपका? 13वां। जनसंख्या घनत्व अगर पूछे, जनसंख्या घनत्व के आधार पर कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर 25वां है। वैसे कौन सा है आपका? 13वां। याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बिल्कुल सही। 963 बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा लिंगानुपात का जिला कौन सा आता है हमारा? अल्मोड़ा आता है। ठीक है, अल्मोड़ा का लिंगानुपात सबसे अधिक है उत्तराखंड के 13 जिलों में से। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं गाइज। धुआंधार जलप्रपात स्थित है। आपसे पूछ रहा है जो धुआंधार जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है? तापी नदी में, गोदावरी नदी में, देवज्ञ रमन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्णा नदी में या फिर नर्मदा नदी में। तो धुआं करते हुए आ जाता है। याद रखना, ज्यादातर जलप्रपात हमारे उन नदियों के किनारे हैं जो ये भारत का नक्शा देखते हो तो जो हमारी दक्षिण में यहाँ नदियाँ गिरती हैं, सॉरी पश्चिम और दक्षिण में जो नदियाँ गिरती हैं वहाँ आपका क्या है गाइज? ये जलप्रपात बनाती हैं। और उसमें से जो धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी के तट पर बनता है, नर्मदा नदी बनाती है। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन आ रहा है सबका। ऑप्शन नंबर डी, धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट है आपका राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, प्रत्येक राज्य में क्या होगा? निर्वाचन आयोग होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग आपका भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 243J, 243K, L या फिर M। तो आप देख सकते हो 243 से काम नहीं चलेगा। जब डीप में आपने पढ़ाई की होगी
तभी आप बता सकते हो 47 का आंसर। ठीक है, 243 के आ रहा है ऑप्शन में बी, बिल्कुल सही। अनुच्छेद बी, ठीक है, बी ऑप्शन, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत क्या रखा गया है? राज्य निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी बातें कही गई हैं आपकी। नेक्स्ट है, मोहन उप्रेती है प्रख्यात पत्रकार, प्रख्यात साहित्यकार, प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी या सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक? ठीक है, जल्दी से बता दो। मोहन उप्रेती जी की बात चल रही है गाइज। मोहन उप्रेती जी के अगर बारे में बात करें तो मोहन उप्रेती जी का जो जन्म हुआ था वो अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, इसीलिए इनके बारे में पूछा गया है। 1928 में जन्म हुआ था। अगर अभी कभी आपसे पूछे कौन से जिले से संबंध है तो इनका अल्मोड़ा से क्या है? संबंध है। संगीतकार थे, एक क्या करते थे? नाटक भी इन्होंने काफी सारे बनाए हैं। तो ऑप्शन नंबर, अब मैंने बता दिया है, ठीक है, धुन बजाई थी इन्होंने, ठीक है, हाँ, तो ठीक है, क्या हो जाएगा? सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड थे ये, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट? मोहन उप्रेती सुप्रसिद्ध रंगकर्मी। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। आप सीधे चल रहे हैं और फिर बाईं ओर मुड़ गए। यदि उस समय अस्त होता हुआ सूर्य आपकी दाईं ओर हो तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे? आपसे क्या बोल रहा है? सबसे पहले याद रखो, अगर सूर्योदय की बात हो रही है तो सूर्योदय में अगर आप यहाँ खड़े हो, आपका मुंह इधर की ओर है, किधर? पूरब की ओर है, तो परछाई हमेशा पश्चिम में बनती है। परछाई कहाँ पर बनेगी? पश्चिम में। अगर सूर्यास्त की बात हो रही है, सूर्यास्त है गाइज, तो सूर्यास्त के समय जो परछाई होती है वो परछाई कहाँ बनती है आपकी? पश्चिम में। आपका मुंह इधर है, मतलब आपका मुंह अगर इधर है तो परछाई आपके कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है? आप सीधे चल रहे हैं। सपोज डेट मैंने मान लिया मैं ऐसे चल रहा हूँ सीधे, फिर आप बाईं ओर मुड़े। जब आप पश्चिम दिशा की ओर चलोगे तो पश्चिम दिशा से आपका बाईं ओर किस साइड को आएगा? नीचे साइड की ओर आ जाएगा। ठीक है, यदि इस समय अस्त होता हुआ सूर्य आपकी दाईं ओर हो, जब सूर्य अस्त होगा तो सूर्य इधर होगा, और जब मेरा मुंह नीचे है तो ये मेरा दाईं साइड हो जाएगी और ये वाली साइड मेरी कौन सी हो जाएगी? बाईं साइड हो जाएगी। तो बिल्कुल सही चला हूं मतलब मैं, क्योंकि दाईं साइड ही मेरा क्या आ जाएगा? सूरज भी आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे? तो मैं आरंभ में किस दिशा में चल रहा हूँ गाइस? देखो, आरंभ में मैं किस दिशा की ओर चल रहा था? पश्चिम दिशा की ओर। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बोला था, और आई थिंक किसी ने भी नहीं बोला था, जितने लोगों ने भी कमेंट किए हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसका? 49 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? जो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति हैं उसका क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। देखो, एक बात याद रख लो, ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने का जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले लाए ही ज्यादा इस पर किसके द्वारा जोर दिया जाता था? गांधी जी के द्वारा इस पर जोर दिया जाता था। तो उन्होंने ही क्या बोला? इनको मजबूत बनाने के लिए राजनीतिक शक्ति का क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। महात्मा गांधी जिसने बोला, ठीक है, हाँ, पंकज जी ने बोला है डी, गांधी जी, बिल्कुल सही अर्चना। तो डी जिसका आंसर है वो करेक्ट हो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची किसके अंतर्गत रखी गई है? आपसे क्या पूछ रहा है? पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायती राज व्यवस्था है किस अनुसूची के अंदर आती है? गांधी जी ने कहा था कि जब तक विलेज मजबूत नहीं होंगे तब तक सिटी मजबूत भी नहीं होगी। बिल्कुल सही, ये गांधी जी का ही कथन था। अब नेक्स्ट पे आ जाओ और आपको क्या बताना है गाइज? अनुसूचियां बतानी है। जल्दी से मुझे अनुसूची बताओ किस में बोला गया है। 11 आ रहा है ऑप्शन पे, 11 आ रहा है। और कोई
बिल्कुल सही हो। ठीक है, 11वां हो जाएगा आपकी अनुसूची। 11वीं अनुसूची किसके लिए? ग्राम पंचायतों के लिए बोला गया है। और अगर नगर पालिका पूछता है तो 12वीं अनुसूची, 11 पंचायत और 12 म्यूनसिपैलिटी। बिल्कुल सही हो पंकज जी, 11 क्या है? पंचायत और 12 म्यूनसिपैलिटी के लिए है। अच्छा, ये जो 8वीं है, 8वीं किसके लिए बोली जाती है हमारी? 11वीं 40 आर्टिकल 1993 नागौर। बिल्कुल सही। 8वीं अनुसूची में क्या रखी गई है? भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, किसको रखा गया है? जो हमारी राजभाषा, जितनी भी भाषाएं हैं संविधान के अंदर वो रखी गई हैं। नेक्स्ट है गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसकी लैंग्वेज, किसने लिखी है? तो ये जो गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न है पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूछ रहा है। हरिकृष्ण रतूड़ी जी, वॉल्टन जी, बी.डी. पांडे जी या फिर पाती राम जी के द्वारा। ऑप्शन का आ चुका है मेरे पास, पाती राम। उत्तराखंड जी के विद पंकज का पाती राम। बिल्कुल सही। हाँ, एक ही बात भी दे दोगे तो बहुत। मूल संविधान में 14 लैंग्वेज थी। अरे वाह पूजा जी, ठीक है, मूल संविधान में 14 थी, उसके बाद पता है हमें 3 बार इनको जोड़ा गया, अलग अलग बार। पातीराम, ऑप्शन डी पातीराम बिल्कुल सही। गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है आपकी? पातीराम जी के द्वारा लिखी गई है। पूरा ये नोट्स के आप उत्तराखंड के क्वेश्चन जितने देखे होंगे, देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? जितने भी आपके जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, इनको स्टेपीज बोला जाता है, प्रेयरी बोला जाता है, सवाना बोला जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, उष्ण कटिबंधीय की बात आ रही है तो याद रखो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अभी तक ऑप्शन नहीं आया मेरे पास। योगेश प्रजापति सेइंग सी, सवाना घास के मैदान। ठीक है, सवाना नहीं होगा। और कोई बताओ? 53 का आंसर बताना है गाइज आपको। सवाना आंसर आ रहा सबका। 4-5 का आ गया, बिल्कुल सही, सवाना। ठीक है, जो स्टेपीज है गाइज, इनको क्या बोला जाता है? ड्राई कोल्ड, इनको बोला जाता है ड्राई कोल्ड ग्रासलैंड। ठीक है, जो प्रेयरी है, प्रेयरी आपके पाए जाते हैं जहाँ समशीतोष्ण होता है। ठीक है, जहाँ क्या होता है? समशीतोष्ण होता है। उष्ण कटिबंधीय को समशीतोष्ण बोला जाता है। नहीं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका सवाना आपका उष्ण कटिबंधीय, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जैसे गर्मी आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका वाले, जो अफ्रीका वाला रीजन है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अच्छा, अफ्रीका से ही याद रखना, अफ्रीका से मेरे को क्या चीज़ याद आई? अफ्रीका ऐसा आपका महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं आपके किससे? अफ्रीका महाद्वीप से। तो अगर आपसे पूछे ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है, तो वो है आपका अफ्रीका। तो सवाना इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? अच्छा गाइज, यहाँ पर चित्र नहीं आया हुआ है तो मैं आपका चित्र बना दे रहा हूँ। देखो चित्र क्या है आपका। ठीक है, ये आपका चित्र है कुछ इस टाइप से आपका ये चित्र बना हुआ होगा। अब बता दो जल्दी से इसमें कितने वर्ग हैं। ठीक है, चित्र बना दिया मैंने, आपको बताना है इसमें कितने वर्ग हैं। तो एक काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन आपका बनता है। इस काउंटिंग ऑफ फिगर, इस फिगर में कितने वर्ग हैं जल्दी से बता डालो। किसी का ऑप्शन नहीं आया। 4 रेखा गुजरात है, 4 रेखा गुजरात है। अभाविष्टित सेइंग बी 12। अच्छा ठीक है, देखो याद रखो जब भी वर्ग के अंदर वर्ग वाली कंडीशन आती है, ठीक है, ये है तो यहाँ पर आपके 5 वर्ग बनते हैं। तो सबसे अंदर वाला जो ये है, ये पोर्शन है, इस पोर्शन में कितने बनेंगे? 5। फिर इस बाहर वाले को आओ, इस बाहर वाले को भी इस रेखा ने काट दिया ना, तो फिर 5 बन जाएंगे इसके अंदर, और ये एक ये वर्ग हो जाएगा आपका, और बचा हुआ एक ये, तो 5 और 5 प्लस 2 तो कितने बन जाएंगे? 12। तो जिसने भी 12 बोला था आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है। तो छत्रक शिला कहाँ पाई जाती है ये पूछ रहा है। नदी घाटियों में,
मरुस्थल में, हिमानी क्षेत्र में या कार्ट क्षेत्र में? अच्छा, सबसे पहले पता होना चाहिए छत्रक शिला होती क्या है। तो छत्रक शिला क्या है गाइस, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे मशरूम रॉक भी कहा जाता है। कौन सी रॉक कहा जाता है? मशरूम रॉक। अगर आपने मशरूम का पौधा देखा है ना, तो जैसे ये होता है मशरूम रॉक की तरह, मशरूम के पौधे की तरह ही क्या होती है, चट्टानें होती है मशरूम रॉक। तो इसको कहाँ, ये रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है। अगर आपने मूवीज़ देखी होंगी और कौन सी वाली, जो ईरान एंड इराक वाले जो क्षेत्र आते हैं ना, वहाँ आपने रेगिस्तान के बीचों बीच में टीले टाइप के ऐसे पत्थर देखे होंगे। ठीक है, तो कहाँ पर पाया जाता है? मरुस्थल में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सुभाष सागर, हाँ मरुस्थल। और इसे ही मशरूम भी बोला जाता है, ये याद रखना, मशरूम रॉक को ही मरुस्थल भी बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके आंसर हैं हरिद्वार, काशीपुर, देहरादून या फिर रुड़की। तो 56 का जल्दी से आंसर बता दो। चलो मैं ये बता देता हूँ, ये सिंचाई अनुसंधान जिस जगह स्थित है वो कहाँ पर है आपका? अच्छा, ऑप्शन पहले ही से दे दिया, राजस्थान साइड, हाँ ठीक है। कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है आपका रुड़की, बिल्कुल सही। काशीपुर में नहीं, देखो सिंचाई अनुसंधान बोले या फिर आपसे बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बोले, ठीक है, बिल्डिंग के बारे में पूछे, ये सब की सब जगह कहाँ पर मिलेगी? रुड़की मिल जाएगी। यहीं पर हमारी राजकीय क्या है गाइज, इरिगेशन डिपार्टमेंट, रुड़की, बिल्कुल सही। राजकीय प्रेस अगर आपसे पूछे तो राजकीय प्रेस यहीं पर स्थित है आपकी। भवन अनुसंधान स्थित है, हाँ बता दिया मैंने। आईआईटी यहीं पर स्थित है। ठीक है, इतने सारी की सारी 2001 में जिसको आईआईटी का क्या मिला था, दर्जा मिला था। हाँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को ₹75 में विक्रय करने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए? तो देख लो, क्वेश्चन आपका वीडियो है, सिलेबस में कहीं भी नहीं दिया होता कि आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये भी आयोग क्या कर देता है, आपसे पूछ देता है, क्योंकि ये लास्ट जो 2018 में क्वेश्चन हुआ था पेपर, उसका ही आंसर है, और अब आप 2021 में पेपर दोगे। तो देखो इसका आंसर बताओ जल्दी से। पहले, किसी वस्तु को 75 में विक्रय करने पर आदमी को 4% की हानि होती है। अब पता नहीं आप कैसे करोगे, लेकिन मेरे को पता है जो 4% है, ये 4% किसके बराबर होता है? 1/25 के बराबर होता है। जो चीज़ नीचे होती है इसे क्रय मूल्य मतलब सीपी बोला जाता है। क्या हो रही है? हानि हो रही है, तो ये लॉस है। ठीक हो गया, ये क्या है आपका? लॉस। 25 रुपये में एक का लॉस हो गया, तो जो मेरा एसपी बनेगा गाइज, एसपी कितने रुपए का बन जाएगा? 24 रुपये का बन जाएगा। यही है ना, 75 में विक्रय करने पर, 75 में विक्रय किया, 4% की हानि हो गई, 93.75 आ रहा है। पूजा जोशी कह रही है 90। और बताओ औरों का क्या आ रहा? 93.75 यूके जीके। पंकज, आप योगेश सर की क्लास भी लेते हो क्या? योगेश सर कौन है अब? चलो आप इसका आंसर बताओ जल्दी से मेरे को। देखो 75 रुपये में विक्रय करी, 4% की हानि हो गई, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए? जल्दी से बता दो। नहीं पता, एक का आंसर आया हुआ है बस 93.75। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। एक बच्चे ने आंसर दिया है, ठीक है। हाँ, जिसने बड़ा होगा क्या करोगे बता देता हूँ। 4%, 1/25 निकाल लेना, 25 आपका सीपी होगा, 24 आपका क्या हो जाएगा गाइज? एसपी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? 20% का लाभ, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? 24 की वैल्यू को इक्वल कर देना 75 के, एक रेशियो बराबर आ जाएगा 75/24 के इक्वल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं गाइज, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? सर आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, यूके ट्रिपल किसी के अकॉर्डिंग। थैंक यू पंकज जी, ठीक है। डेली आप ये सेशन को शेयर कर दो और अच्छे ये हमको हेल्प करेंगे बहुत, वीडियो ठीक है। ओके, डेली जो ये सीरीज चल रही है चलते रहेगी, आप बस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ इसे। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर, अब गर्जिया तो सब घूमे ही होंगे, इसका आंसर बताना दिए कि नयार नदी कहाँ बहती है? इधर बह जाएगी, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, कोसी नदी, टॉन्स नदी, पिंडर नदी। टॉन्स नदी यमुना की सहायक नदी है, और यमुना की अगर ये सहायक नदी है,
ठीक है, जो कि पूरा का पूरा बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाते हुए बहती है। उत्तराखंड पंकज सिंह, गर्जिया मंदिर टॉन्स नदी पे नहीं है। ये कौन सी नदी पर बहता है गाइज? कोसी नदी पर आ जाएगा। कहाँ पर स्थित है गर्जिया मंदिर? तो रामनगर में ये स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है? रामनगर में स्थित है। तो 58 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी, बिल्कुल सही। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। अश्व अक्षांश किसे कहा गया है? भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी को, उपध्रुवी निम्न दाब पेटी को। हाँ बिल्कुल, यमुना में टॉन्स 2.5 गुना जल पानी लाती है। उपोष्ण उच्च दाब पेटी को, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी को। देखो मैं बता देता हूँ, ये आपकी अर्थ है। अर्थ में जो ये है, ये कहलाती है आपकी इक्वेटर, ठीक है, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बोला जाता है गाइज? भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के ऊपर को 35 से 37 डिग्री, 35 से 37 डिग्री तक उत्तर में, और 35 से 37 डिग्री दक्षिण में, 35 डिग्री टू 37 जो का है आपका साउथ में, और उतना ही आपका कहाँ? नॉर्थ में। जो लाइन होती है, ये जो रीजन होता है ना, इस रीजन को क्या बोला जाता है? यहाँ पर उच्च दाब की पेटियां पाई जाती है, जहाँ क्या होता है? प्रेशर जो होता है आपका वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है गाइज? उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? पता चल गया, इक्वेटर से, ठीक है, इक्वेटर से 35 से 37 डिग्री नॉर्थ में और 35 से 37 डिग्री साउथ में जो रीजन पाया जाता है, इस रीजन को, यहाँ पर जो दाब पेटियां होती हैं वो अश्व अक्षांश कहलाते हैं, इतने वाले। और ये दाब पेटी कौन सी होती है? उपोष्ण उच्च दाब पेटी, ठीक है। कोई नहीं, चलो ठीक है, इतना मैनेज कर लो। बाई लैंग्वेज में अभी सिंगल लैंग्वेज बनने में ही, ठीक है, क्योंकि अकेले इतने क्वेश्चंस करना ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सी, 100 क्वेश्चन एक दिन में टाइप करना, क्योंकि कल तक ये क्वेश्चंस मेरे पास थे नहीं, तो एक ही दिन में बना के उसके बाद और अदर क्लासेस भी होती हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। ग्राम पंचायत सदस्यों की जो योग्यता होगी, अभी जैसे कि आपको पता होगा ग्राम पंचायत सदस्य के लिए चुनाव की जो आयु है वो कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष। तो ये जो योग्यता होती है गाइज, योग्यता में भी याद रखना अब क्या कर दिया गया है? 10th पास कर दिया गया है। तो ये किसके अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 246, 243, 243F या फिर G या 243H। 60 का आंसर बता दो जल्दी से। सी आ रहा है, सी आ रहा है, और क्या है? 243F राइट आंसर है आपका, 243F। किसी का आंसर नहीं आया, ठीक है, 243G नहीं, 243F के अंदर ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता को रखा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। और ग्राम पंचायत जो है ये किस अनुसूची में आती है? अनुसूची 11 में रखा गया है। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। तो आपसे पूछ रहा है जो चंद वंश की स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले की कहाँ पर थी? तो ये की गई थी चंपावत में, ठीक है, चंपावत में की गई थी। योगेश प्रजापति, डी ऑप्शन। सोमचंद, बिल्कुल सही। किसके द्वारा? राजा सोमचंद के द्वारा की गई थी। कुछ इतिहासकार थोरचंद को भी मानते हैं, लेकिन हम किस पर जाएंगे? सोमचंद पर जाएंगे। और इसने ही क्या की थी? लास्ट देव था। लास्ट राजा कौन था? महादेव, जिसको कि बोला गया है ब्रह्मदेव, जिसने ब्रह्मदेव मंडी भी बना दी थी। इसी ने राजबुंगा का किला भी बनवाया था। कहाँ पर? चंपावत पर राजबुंगा का किला बनाने वाला राजा कौन हो जाएगा? राजा सोमचंद। फिर बाद में अल्मोड़ा। हाँ, राजधानी पहले क्या होती? चंपावत थी। फिर 1563 में बालो कल्याण चंद्र, जो कि भीष्मचंद्र का दत्तक पुत्र था, उसने क्या कर दी थी? राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थित की? तो पहले तो राजधानी श्रीनगर पे थी, तो श्रीनगर से आप हटा करके हाँ अपनी लड़की की शादी करा दी थी, ठीक है। तो आपको बताना है गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ की थी? पौड़ी, चमोली, टिहरी या फिर उत्तरकाशी। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा आपका गाइज? टिहरी आ रहा है, सबका सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही। टिहरी में कब था? 1815, ठीक है,
1815 में ये क्या कर देते हैं, टिहरी रियासत की स्थापना कर देते हैं। तो टिहरी को बसाने का श्रेय भी आपका जो जाएगा, जो राजधानी बनाने का, वो भी किसके पास जाएगा, टिहरी रियासत के पहले राजा सुदर्शन शाह के पास। और ये पवार राजवंश के कौन से, किसके बेटे थे, ये प्रद्युमन शाह के बेटे थे। और प्रद्युमन शाह आपका क्या था गाइज, पूजा जी पूरी कैसे, ठीक है, प्रद्युमन शाह क्या था आपका, ये एकमात्र राजा जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह पर शासन किया था। और आपका ये ऐसा राजा था जिसने अपने सिंहासन को सहारनपुर में बेच दिया था ताकि खुड़बुड़ा का युद्ध लड़ सके। और खुड़बुड़ा के युद्ध में 1804 ईस्वी में ये क्या हो जाता है गाइज, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट, सन 1926 में कृपाराम मिश्र द्वारा कोटद्वार में पत्रिका को शुरू किया गया। तो 1926 में कौन सी ऐसी पत्रिका है जो कृपाराम जी के द्वारा, ठीक है, कौन सी मैगजीन है जो कृपाराम जी के द्वारा कोटद्वार से निकाली गई थी, मनदेश, देवदेश, गढ़देश या फिर उत्तर देश। अब ये थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा ना तो आंसर आप दे दोगे, जल्दी से मुझे बता दो। पत्रिका थी गढ़देश, आ चुका है ऑप्शन गढ़देश, बिल्कुल सही पंकज जी। पत्रिका का नाम क्या था, गढ़देश। 1926 में कृपाराम जी के द्वारा निकाली गई थी कोटद्वार से, याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भगत जवाहर महल का नाम संबंधित है। तो भगत जवाहर महल ये किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। ठीक है, संथाल विद्रोह से, कूका विद्रोह से, नागा विद्रोह से या फिर रामोसी विद्रोह से। 64 का आंसर जल्दी से दे डालो। ठीक है, कौन सा था, कूका आ रहा है, कूका विद्रोह बी ऑप्शन बिल्कुल सही। काफी अच्छी पढ़ाई चल रही है, जिसके सही आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही है। जो कूका विद्रोह था ये किससे संबंधित था, भगत जवाहर महल से इसका क्या था, संबंध था। ठीक है, बिल्कुल सही बी, अरे वाह। नेक्स्ट है आपका, किस शासन व्यवस्था को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसी शासन व्यवस्था है, ठीक है, उत्तराखंड में इन लोगों ने शासन किया और इन लोगों के शासन को स्वर्ण युग कहा गया है। तो कत्यूरी को, मगध को, कुड़िंद को या गोरखाओं को, जल्दी से बता दो। 65 का आंसर बता दो गाइज। उत्तराखंड की बात चल रही है। हाँ, ए आ रहा है कत्यूरी, अभव बिस्टित सिंह, ए कत्यूरी, बिल्कुल सही। कत्यूरी वाले जितने हो सब सही हो। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कत्यूरियों के शासनकाल को क्या बोला जाता है गाइज, स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है। तो जल्दी से बता दो, उत्तराखंड का पहला पावर हाउस कौन सा था। इसे सबसे प्राचीन जल विद्युत परियोजना भी माना जाता है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, डाक पत्थर, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना या मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन ए ग्लोगी, बिल्कुल सही। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की पहली या सबसे प्राचीन क्या थी आपकी, पावर हाउस था। सबसे पुराना क्या है, ग्लोगी 1914, बिल्कुल सही, वाह मजा आ गया। नेक्स्ट, जल्दी आंसर देते रहो गाइस। अब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, राजा जी है और नाम में ही आपका क्या आ जाएगा, जल्दी से बता डालो। राजा हरिश्चंद्र, सी राजगोपालाचारी, राजा हरीश किशन सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या हुआ था, नाम में ही किसके नाम में राजा आ रहा है बता दो। सी राजगोपालाचारी आ चुका है। गोपाला कहाँ है, गोपाला ऑप्शन में है क्या, हाँ बिल्कुल, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, सी राजगोपालाचारी। अरे वाह, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, देहरादून में स्थित है, देहरादून पौड़ी में, बिल्कुल वाह। हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी 3 जिलों में फैला हुआ है। हाँ, निम्न शब्दों का अर्थ पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा। मतलब आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपसे पूछा है सबसे पहले क्या होता है, परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन या नियुक्ति, विज्ञापन और उसके बाद आवेदन। तो क्रम क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो क्रम में मुझे ये बताओ, सबसे पहले कोई भी चीज अगर होगी तो उसका क्या निकाला जाएगा गाइज, विज्ञापन निकाला जाएगा ना, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ ठीक है, क्या निकाला जाएगा, सबसे पहले विज्ञापन निकाला जाएगा। तो चौथा सबसे पहले, ठीक है, क्या हो जाएगा, चौथा सबसे पहले आ जाएगा आपका
विज्ञापन आ जाएगा। 1 2 3 4 5, इसमें कुछ मिसिंग है क्या? नहीं। बता दो जल्दी से आंसर 68 का। परिवीक्षा, दूसरे नंबर पर साक्षात्कार है, तीसरे नंबर पर चयन है। गाइज यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई है, क्योंकि अकॉर्डिंग में देखोगे तो नियुक्ति 5वें नंबर पर, चौथे नंबर पर होगा। विज्ञापन जो है ये 5वें नंबर पर होगा, और जो आवेदन है वो किस पर होगा? 6ठे नंबर पर होगा। ठीक है, अब सही है, अब सही है पंकज जी, आप देख लो। ये नियुक्ति अलग ऑप्शन है, नियुक्ति चौथे नंबर पर है, क्योंकि 6 नहीं बन पा रहे ना। विज्ञापन 5वें पर और आवेदन क्या है? 6ठे पर। तो सबसे पहले विज्ञापन निकलेगा, तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे। जब विज्ञापन आ जाता है तो उसके बाद क्या करते हो? आवेदन करते हो। तो 5 6, अब देख लो 5 और 6 ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है गाइज? उसके बाद साक्षात्कार होगा आपका, तो 5 6, उसके बाद 2 2। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? साक्षात्कार के बाद क्या होगा आपका? चयन हो जाएगा। तो ठीक है, 5 6 2 3, 5 6 2 3 4 1, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सही है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी जिसने भी बोला था वो करेक्ट हो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं गाइज, 69 क्वेश्चन। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा था। तो सबसे पहले जिसने शाह की उपाधि धारण की थी, बलभद्र शाह, प्रद्युमन शाह, मानवेंद्र शाह, या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रद्युमन शाह का तो बहुत बार पोस्टमार्टम कर दिया हमने। ठीक है, जल्दी से बताओ पहला राजा जिसने शाह की उपाधि ली थी। प्रद्युमन ने नहीं ली थी, प्रद्युमन ने तो शाह इससे पहले ही बहुत पहले आ चुकी थी। आभा बिस्टित सिंह ए, बलभद्र शाह, बिल्कुल सही। शाह वंश का या फिर परमार वंश का पहला शासक जिसने शाह वंश ली थी वो कौन सा था आपका? बलभद्र शाह था। कोई नहीं, नेक्स्ट पे आ जाओ। बलभद्र शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब आ जाते हैं कंप्यूटर्स के क्वेश्चन है गाइज, कुछ देखो। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। तो ये जो कीबोर्ड है इसमें फंक्शनल जो कीज होती हैं उनकी संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। ठीक हो गया, 13 12 15 या 16 जो फंक्शनल कीज होती है ना आपने देखा होगा, @ हैज, और ये जो ऑप्शन है 12 12 आ रहा है। पूजा जोशी सिंह 16 नहीं होती जी, ये कितनी होती हैं? 12 होती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, 12, 16 नहीं 12 होती हैं फंक्शनल की। तो कंप्यूटर से आपको मैंने बताया भी होगा कि क्या क्या याद करना है। शारदा काली नदी का उद्गम स्थल है। शारदा का उद्गम स्थल कहाँ पर है ये आपसे पूछ रहा है। पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता डालो। ठीक है, कहाँ से है शारदा नदी का उद्गम स्थल? कहाँ से है ये बताना है गाइज आपको। तो देखो, शारदा या काली नदी जो निकलती है वो काला पानी नामक स्थान से निकलती है, और काला पानी का जो आसपास का रीजन है वो कौन से के अंदर आ जाता है? ग्लेशियर, मीलम ग्लेशियर के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट, गुड, सबका सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सी बिल्कुल सही। सुभाष सेगरी सिंह टॉन्स यहाँ है ही कहाँ? टॉन्स नदी है, ग्लेशियर नहीं है कोई। ठीक है, श्यामा भी कहते हैं, हाँ जी। ठीक है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं व्यास आश्रम, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? जॉन मॉर्सल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, या M.N. रॉय। 72 का आंसर बता दो। S.N. रॉय है। ठीक है, S.N. रॉय। तो कौन से हैं? दयाराम, उत्तराखंड जी के विद सिंह दयाराम जी नहीं। और कोई बताओ जिसका करेक्ट आंसर आए। तो याद रखो, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है ये लिखी गई है S.N. रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज? करेक्ट हो जाएगा। रॉय जी के द्वारा इसको क्या किया गया है? लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है। जो आप देखते होंगे MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड जो है उसके रूलर में क्या नहीं होता है ये बताना है आपको। टैब, स्टॉप बॉक्स, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, या फिर सेंटर इंडेंट। ठीक है, कौन सा नहीं है ये बताना है। अगर आपने देखा होगा गाइज, जो
अगर MS वर्ड यूज करते हो तो रूलर जो बना हुआ होता है ना, उसमें आप लेफ्ट के लिए भी यूज कर सकते हो एंड राइट इंटेंड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो सेंटर वाला इंटेंड है वो नहीं होता है MS वर्ड के। रूलर की बात कर रहा हूँ, जो आपने देखा होगा ये पेज होता है ना, वो जो पेज में रूलर होता है, तो लेफ्ट इंटेंड, राइट इंटेंड, ये सारा मिल जाएगा। लेकिन क्या चीज़ नहीं मिलेगी आपको, ये याद रखनी है। तो क्या नहीं मिलेगी, सेंटर इंटेंड आपको नहीं मिल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइस, जिसका डी हो जाएगा, ये याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, जो रम्माण है ये एक उत्सव है जो कि चमोली में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। पहला है यह चमोली जनपद का लोक उत्सव है। इसमें मुखौटे के साथ नृत्य होता है, बिल्कुल सही, मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। कुछ लोग इसे क्या करते हैं गाइज, आपका भगवानों वाला मुखौटा लगाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, अन्य टाइप का मुखौटा लगाया जाता है। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें ढोल होता है। ये संवाद नहीं होता, इसमें बोला नहीं जाता है। आप मुखौटा लगा के डांस करके क्या किया जाता है, इसको परफॉर्म किया जाता है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में क्या किया गया था, रखा गया था, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, कब रखा गया था अगर ये पूछे तो याद रखना, 2 अक्टूबर 2009 को इसको क्या किया गया था, विश्व विरासत सूची में क्या किया गया था, लाया गया था। अच्छा, एक टीचर का नाम आता है गाइज, याद रखना आपको, कुशल सिंह का, ठीक है। कुशल सिंह भंडारी जी थे जिन्होंने रम्माण उत्सव को इस रीजन से बाहर रखा था। 2 अक्टूबर 2009 हेरिटेज साइट चमोली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? तो जो चमोली जनपद है वो कब बना था, ये पूछ रहा है आपसे। 2 जनवरी 1965, कौशल सिंह भंडारी, बिल्कुल सही। 24 फरवरी 1960, 13 मई 1961, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चमोली जनपद कब बना था, जल्दी से आंसर करो, जल्दी गाइज, 25 क्वेश्चन अभी और है। 24 दिसंबर 1960, 24 दिसंबर को तो नहीं बना था। चमोली स्थापना दिवस फरवरी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अंकित मौर्य, आभा बिष्ट, पूजा जोशी, ठीक है, बिल्कुल सही, 1960 ही, और 24 फरवरी 1960 को क्या बनाया जाता है, चमोली की स्थापना हुई थी, चमोली को अलग किया गया था, ठीक है, ओके, बी आ रहा है सबका, गुड। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो हाट कालिका का मंदिर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, जल्दी से बता दो। अच्छा, जो हाट कालिका है ये हमारी जो कुमाऊं रेजिमेंट है गाइज, उस कुमाऊं रेजिमेंट की क्या है, ठीक है, रेजिमेंट की देवी है, आराध्य देवी। अगर कभी आपसे पूछे कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी कौन सी है, तो आराध्य देवी हमारी हाट कालिका जी हैं। और कहाँ पर पड़ता है, गंगोली हाट में, बिल्कुल सही, पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में पड़ता है, जोशीमठ में नहीं, अंकित मौर्य। ऑप्शन नंबर डी, गंगोली हाट, ठीक है, पूजा जोशी, पिथौरागढ़ के गंगोली हाट, बिल्कुल सही, बिल्कुल, अरे वाह। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, निम्न में से SMPS का पूर्ण रूप है? तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है गाइज, SMPS फुल फॉर्म पूछ रहा है SMPS की। स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सॉकेट्स, सीरियल मेन पावर सिस्टम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो SMPS किसको बोला जाता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, क्या बोला जाता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, बिल्कुल सही, ठीक है, मतलब पढ़ाई का लेवल अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, बस ऐसे ही पढ़ते रहना है आपको। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर दीवान भाकुनी का संबंध किससे है? कला से, साहित्य से, औषधि वैज्ञानिक से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस, जो दीवान भाकुनी जी थे, इनका जो जन्म, इनका जो निवास स्थान है वो यूपी है। सबसे पहली बात तो यूपी के थे। तो ये क्या थे, एक केमिस्ट थे, ठीक है, क्या थे, केमिस्ट। इन्होंने अपनी परीक्षा भी, PhD भी क्या है, देश से बाहर गए थे, और काफ़ी इन्होंने अच्छे जो हमारे क्या हैं इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर ये पद पर भी रहे हैं। तो ये क्या थे गाइज, औषधि वैज्ञानिक, एक रासायनिक वैज्ञानिक थे, ठीक है, केमिस्ट थे, याद रखिएगा, रसायन विज्ञान से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर सिकंदर लोदी। अब देखो, जो आगरा शहर की स्थापना की गई थी वो उसके द्वारा की गई थी जिसे पागल राजा कहा जाता है।
ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, पागल, और जो दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा राजा था। बता दो जल्दी से। अच्छा नहीं तो फिर वो नहीं होगा ना, ये तो वो हो जाएगा, वो तो पागल राजा और ये वो अलग था। ठीक है, आगरा पूछा है ना, ठीक है, नहीं आगरा नहीं, वो तो दूसरा तुगलकाबाद था। ठीक है ठीक है, आगरा शहर की बात की जा रही है, तो आगरा शहर पूछेगा तो ये किया गया था किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं सबके, सी नहीं प्रतिभा जी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, सिकंदर लोदी के द्वारा। एमबीटी तो लोग पागल राजा कहते हैं सर, हाँ एमबीटी को पागल राजा कहा जाता है, बिल्कुल सही, जो एमबीटी है पागल राजा कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा था, और सिकंदर लोदी ने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी, तो याद रखना। अगला है सुंदर ढूंगा हिमानी जनपद स्थित है। सुंदर ढूंगा, तो सुंदर ढूंगा जो हमारा ग्लेशियर है वो कहाँ पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून। तो सुंदर से याद रखो, सुंदर ढूंगा में एक पास पड़ता है और उस पास का नाम है ट्रेल पास, वहीं पर आपका क्या पड़ेगा, ये सुंदर ढूंगा हिमानी पड़ेगा। ठीक है, आ चुका है ऑप्शन, ठीक है, ओके ओके। ट्रेल पास, ट्रेल पास बागेश्वर को किससे जोड़ता है, जल्दी से बता दो। तो बागेश्वर में ट्रेल पास है, यहीं पर सुंदर ढूंगा हिमानी क्या पड़ेगा, जनपद भी पड़ेगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सबका। ठीक है, बिल्कुल सही, ट्रेल पास बागेश्वर, वाह। ठीक है, ट्रेल जी ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, तभी इसको ट्रेल पास भी बोला जाता है, जो कि क्या थे, विलियम ट्रेल हमारे कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे। नेक्स्ट है चमोली, हाँ जी। म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं। तो देखो, उत्तराखंड की जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको साथ में क्या करना है, योगेश पर नेट खत्म सर नो, ठीक है, नेट खत्म हो गया तो ठीक है, कोई नहीं, ऐसे भी 82 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ज़्यादा नहीं है। संडे को नेट बचा लिया करो, क्योंकि संडे को आपकी रीजनिंग की क्लास आती है एक, दूसरी आपकी ये एक पेपर हर संडे को हम करेंगे, कोई ना कोई यूके ट्रिपल एससी का, तो उस दिन नेट बचा के रखा करो। तो म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता जल्दी से बता दो, नैनीताल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लीग फॉर, अच्छा मैं नैनीताल पढ़ रहा हूँ से, तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा गाइज, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही आंसर दिया है पंकज जी, पूजा जोशी जी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ नेट मैं डलवा दूँ, मेरे में नेट ऐसा करो आप डलवा दो, ठीक है, मैं आपका नेट करवा दूंगा, क्योंकि अगर आपको मेरे नेट की कॉस्ट पता चलेगी तो आपका उतने में 1 साल तक का चल जाएगा। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म बताया हुआ है, ये तो मैं बताऊंगा नहीं, बताओ, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा। 83 का आंसर जल्दी से बता दो। ठीक है, जल्दी से बताओ, इनकी कहानियां आपको पता होंगी। साहित्य में क्या आता है, 2 दुख 1 सुख, 2 दुख 1 सुख आ जाता है आपका। और क्या थी इनकी, बोरीबंदर से, बोरीवली से बोरीबंदर तक इनकी कहानी है। एक मुठभेड़ है, मुठभेड़ तो मैंने बोला भी था आपको कि याद रखना, क्योंकि ये इसके लिए इनको 1984 में, ठीक है 1984 ही था ना, हाँ 1984 में फणेश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला था। किसको, शैलेश मटियानी जी को। संबंध कहाँ है, ताम्र नगरी से है, और ताम्र नगरी किसको बोला जाता है, 33 कन्हैया वर्ष की बात, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ताम्र नगरी कहाँ है, अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर डी है। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अल्मोड़ा में भी पूछे कहाँ पर हुआ था, तो याद रखना बाड़े छीना, कहाँ पर, बाड़े छीना में जन्म हुआ था। ठीक है, अब आप लिस्ट करिए, 1983 है, आई थिंक 1984 है, एक बार चेक कर लेना, फिर भी मेरे को 1984 की याद है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कि मुठभेड़ के लिए मिला था ये तो पता है, 83 हो सकता है, बट मेरे को जहाँ तक कंफर्म है, मतलब याद है वो 1984 है, बाकी एक बार आप देख लेना। अगला है, इसरो के PSLV C38 द्वारा एक प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। योगेश सिंह 1984 है, ओके आप चेक कर लेना, कोई नहीं, जहाँ तक मुझे याद है 1984 ही है। तो देखो, सबसे पहले तो बात आई है PSLV की, आपसे क्या पूछ दे रहा है, क्या पूछ देता है गाइज, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देते हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या होती है पी की, देखो, हाँ ठीक है, पोलर सैटेलाइट, ठीक है, लॉन्च व्हीकल,
क्या होती है गाइज? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है, जिससे कि क्या किया जाता है आपका? सेंड किया जाता है जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं। 31 किए हैं हमारे इसरो ने, ठीक है। ये तब की करंट का न्यूज का क्वेश्चन था, उसके बाद तो काफी सारे बहुत सारे हो चुके हैं। और तो तब कितने किए थे गाइज? 31 किए थे। हाँ ठीक है, 31 किए थे। अच्छा, इसरो की फुल फॉर्म अगर पूछता है आपसे एग्जाम में, तो इसरो की याद रखना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। कब हुई थी गाइज? 15 अगस्त 1969। और अंतरिक्ष में भेजने का जो श्रेय जाता है वो किसके पास जाता है? हमारा विक्रम साराभाई जी के पास जाता है, ठीक है। विक्रम साराभाई। इंडियन स्पेस इसरो की स्थापना, बिल्कुल सही। हाँ हाँ जी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में से सम्मिलित नहीं है? तो आपको पता होगा, जो अजयपाल जी थे, अजयपाल जी ने क्या किया था? 1515 में 52 के 52 गढ़ों को जीत लिया था। बस कप्पू चौहान का गढ़ नहीं जीता था, ठीक है। तो वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कौन सा गढ़ नहीं है? बधारगढ़, चांदपुरगढ़, देवलगढ़, घूनीगढ़। तो गाइस तीनों गढ़ आपने पढ़े होंगे या आपके आंसर में भी आते हैं, ठीक है। लेकिन जो घूनीगढ़ है ये 52 गढ़ों में से सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज? करेक्ट हो जाएगा, घूनीगढ़। हाँ बिल्कुल सही है पूजा जोशी जी, घूनीगढ़। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइज, जल्दी से बता दो। 0, 6, 24 एंड 60, उसके बाद अगली टर्म क्या होगी ये आपको बतानी है। हाँ जी, उप्पूगढ़ नहीं जीत पाया था, कप्पू चौहान वाला। प्रतिभा इज सेइंग 104। 104 आंसर भी आ गया बच्चे। 104 ऑप्शन में ही नहीं है, कहाँ से बता रहे हो? मैं असुरों में बाज की तरह और पक्षियों में गरुड़ की कप्पू चौहान। हाँ हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। कप्पू चौहान। तारादत्त गैरोला जी ने क्या की है? दोनों की व्याख्या भी की है उनके लड़ाइयों की। 120 कह रहे हैं योगेश प्रजापति जी। देखो चल क्या रहा है, मैं सीरीज बता देता हूँ आपको। ये चल रहा है आपका 1 का क्यूब माइनस 1, 0 हो जाएगा। ये 6 कैसे बना होगा? 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला 24 की बात करें तो 24 में मेन ग्राउंड की तरह और परीक्षाओं में 24 में क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, पहले कर लो। 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब माइनस 3 क्या हो जाएगा? 27 माइनस 3 24 हो जाता है। फिर ये बना है 4 का क्यूब माइनस 4, तो आप अगला आंसर क्या हो जाएगा गाइज? 5 का क्यूब माइनस 5, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125 माइनस 5, तो आंसर हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी बोला था वो करेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट है सदाई नाम के काव्य में इनका उल्लेख है। हाँ, अगला है दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो सुलेमान सिकोह जो है इसे क्या बोला गया है? अभागा राजकुमार बोला गया है। और इस अभागे राजकुमार को, ठीक है, ये किसका पुत्र था? दारा सिकोह का पुत्र था। जब युद्ध राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए युद्ध चल रहा था तो उसी टाइम पर क्या हो गया था गाइज? ये पहले कुमाऊं के चंद शासकों के पास गया था, लेकिन चंदों ने मना कर दिया था। फिर चंदों से कहाँ चला गया था? ये पवार राजवंश गया था। और पृथ्वीपति शाह, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी कराए हुए नोट्स के क्वेश्चन से। पृथ्वीपति शाह जी ने इनको क्या दी थी? शरण दी थी। लेकिन इनके पुत्र ने क्या कर दिया था? उसको क्या कर दिया था गाइज? फिर से किसके पास भेज दिया था? आपके औरंगजेब के पास भेज दिया था। तो ये भी याद रखना, ठीक है। पुत्र ने इसको क्या कर दिया था? औरंगजेब के पास भेज दिया था। नेक्स्ट है जली कट्टू किस राज्य की पारंपरिक खेल है? तो जली कट्टू कहाँ पर खेला जाता है? अच्छा, जली कट्टू वही है जो क्या है आपका? सांड वाला, ठीक है। हाँ हाँ बता दिया मैंने कि पहले चंदों के पास, बाज बहादुर के पास गया था। सांड के ऊपर क्या कर दी जाती है? एक पोटली लटका दी जाती है। फिर उसको क्या करना होता है गाइज आपका? इससे मतलब उस सांड से लड़ा जाता है। बैलोस से संबंधित है। लवजीत जी भी हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। लवजीत जी कह रहे हैं कि बी ऑप्शन केरल नहीं, ये है तमिलनाडु का। और याद रखना ये पोंगल जो त्योहार होता है, पोंगल त्योहार के उत्सव पर, पोंगल उत्सव पर क्या किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही पूजा जी, ठीक है। हाँ, पोंगल फेस्टिवल। तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। जल्लीकट्टू किस राज्य का है आपका? हाँ बिल्कुल सही, तमिलनाडु, तमिलनाडु। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन है गाइज आपका। निम्न में से गलत युग्म है, तो कौन सा गलत है ये बताना है।
चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही, बिल्कुल सही। ठीक है, पर्वत पे चढ़ती हैं। उन्मुक्त चंद क्रिकेटर हैं, अंडर 19 भी खेला हुआ था उन्मुक्त चंद ने, सबको पता है, इंडियन टीम में सम्मिलित भी हुए थे। एकता बिष्ट क्रिकेट, बिल्कुल सही, अल्मोड़ा से रिलेटेड हैं, एकता बिष्ट जी क्रिकेट खेलती हैं। अगला लिखा हुआ है बछेंद्री पाल निशानेबाज, तो बछेंद्री पाल जी निशानेबाज नहीं है, ये भी आपकी क्या है, पर्वतारोही ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, एवरेस्ट पर चढ़ी थी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन करेक्ट है सभी का। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 89 क्वेश्चन है गाइज। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? न तो यह प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये इंडियन ही राइटर हैं। सबसे पहली मैं आपको बात बता दूं, और काफ़ी इन्होंने अच्छी बुक्स भी लिखी हैं। और तब तो मैं अपनी पोस्ट कम कर रही हूँ, अब नहीं बताऊंगे फिर। अच्छा ठीक है, आंसर दे दो, बाद में बातें करते रहना, ये फाल ठीक है, गला मेरा सूख रहा है। 100 क्वेश्चन तो हमने पूरे करवा दिए हैं, 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन जल्दी कर लो। उसके बाद आज जो शाम को डेली 10 बजे की क्लास होती है वो मैं नहीं ले पाऊंगा गाइस, 10 बजे वाली क्लास, क्योंकि 100 क्वेश्चन बहुत हो चुके हैं, बता दूं आपको। सी आंसर आ रहा है अंकित मौर्य का, सी आ रहा है। मजूमदार जी, पूजा जोशी, बिल्कुल सही, आरसी मजूमदार जी थे, बिल्कुल सही। ठीक है, आरसी मजूमदार, ओके गुड। पंकज आरसी मजूमदार, हाँ मजूमदार जी हैं। इतिहास की काफ़ी इनकी बुक्स भी लिखी हुई हैं इन्होंने, तो इन्होंने बोला था, इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखोगे। नेक्स्ट है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? तो मैंने आपको बताया है, जब हम पढ़ते हैं आपका कौन सी वाला पवार राजवंश का इतिहास पढ़ते हैं, तो एक 51-52 का रिलेशन आता है, जो आपका कब हुआ था गाइज, 1795 में। संवत उस समय कौन सा चल रहा था, 51 एंड 52 चल रहा था, इसलिए उसे 51-52 बोला गया था। दूसरा क्या हुआ था गाइज, आपका भूकंप जो आया था वो चंबा युद्ध, सुना होगा ना, उत्तरकाशी का बाड़ाहाट युद्ध और चंबा युद्ध, ये 1803 में हुए थे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर यहाँ भूकंप आया और केवल 25% जो जनता थी गढ़वाल की वो बच पाई थी इसमें। तो गढ़वाल जो गोरखा लोग थे उन्होंने ही इसका क्या किया, फायदा उठाया और हमला किया था। तो जो राजभवन था वो 1803 में क्या हुआ था, क्षतिग्रस्त हुआ था। तो आप देख लो 18 से 3 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये 1795 गढ़वाल के दो चीजों के बारे में याद रखोगे, 1795 51-52 और 1803 में चंबा का युद्ध, बाड़ाहाट का युद्ध, और तीसरा भूकंप आया था जिसमें राजभवन गिर गया था। राजभवन क्या कह लो, 75% पूरा क्षति हो गई, पहुंच गई थी गढ़वाल को, केवल 25% जनता बच पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ? अभी कल की जो मेरी 2 या 3 दिन पहले की क्लास आई हुई है, जब मैंने आपको पढ़ाया था, क्या ब्रिटिश कुमाऊं पढ़ा रहा था मैं, तो ब्रिटिश कुमाऊं में पढ़ाया था मैंने हेनरी रैमजे के टाइम पर। हेनरी रैमजे ने क्या किया था गाइज, एक तो आपका क्या किया था, सबसे पहले आपदा उपबंध करवाया था। ठीक है, और आपदा उपबंध कराने के बाद जो सबसे भयंकर क्या आया था, भूस्खलन हुआ था उनके टाइम पर, वो कब हुआ था, 1880 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सारे के सारे सही कह रहे हो, ऑप्शन नंबर ए, 1880 में सबसे भयंकर भूकंप। और यहीं पर नंदा देवी, जो नैना देवी का मंदिर है, वो भी क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त। 1881 में उसको फिर से क्या किया गया था, रिनोवेट करवाया गया था। भयंकर भूकंप, हाँ जी बिल्कुल सही। अगर पूछे इस टाइम पर हमारे कमिश्नर कौन थे, तो रैमजे साहब, जिनको कुमाऊं का बेताज बादशाह, किंग ऑफ कुमाऊं बोला जाता है, वो हमारे कुमाऊं के क्या थे, इस टाइम पर कमिश्नर थे। नेक्स्ट है, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना कब हुई? पहले आपको पता होगा, मोतीराम शाह ने 89 में, हाँ नैना देवी वाला, वही 81-82 में रिनोवेट करवाया था। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति की सबसे पहले तो फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो वो मैंने इसमें लिख दी है, नीति की फुल फॉर्म। अब पहले क्या चलता था गाइज, प्लानिंग कमीशन चलता था। क्या चलता था, प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन आपकी क्या करती थी, जितनी भी आपकी ये पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं वो अब क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं का स्थान, प्लानिंग कमीशन का स्थान किसने लिया, नीति आयोग ने लिया। अमिताभ कांत इसके पहले सीईओ बनाए गए। प्रधानमंत्री, जैसे प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन होता था गाइज,
क्या होता था, प्रधानमंत्री होता था। ऐसे ही नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। प्लानिंग कमीशन की इसने क्या ली थी जगह, जिसे आप कहते हो योजना आयोग। बिल्कुल सही ने, प्लानिंग कमीशन और नीति 1 जनवरी, हाँ जी 15 मार्च 1950 प्लानिंग कमीशन, उसकी जगह इसने ली थी। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया, जल्दी से बता दो। कुमाऊं जो परिषद है उसका गठन कब हुआ, 1900, 1903, 1916, 1905। चलो इतना मैं बता दे रहा हूँ। 1926 में क्या किया गया था, इस कुमाऊं परिषद का INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था। 1912 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी गाइज, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अल्मोड़ा कांग्रेस कहते हैं उसे, या कुमाऊं कांग्रेस बोल लो। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना 1912 में, और 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई, सितंबर 1916 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, 1916 से 1926। पहला अधिवेशन 1917 में हुआ था, और वो कहाँ पर हुआ था आपका, नैनीताल में हुआ था। नेक्स्ट पे बढ़ेगा इज, बिल्कुल सही, अच्छा वाह 1916, ठीक है ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ है, वह श्याम से 9 दिन छोटा है। इस वर्ष महात्मा गांधी का जन्मदिन मंगलवार को होगा। श्याम का जन्मदिन किस दिन मनाया जाएगा, तो आपसे पूछ रहा है जो श्याम है उसका जन्मदिन किस दिन आएगा, जल्दी से करके बता दो। रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसने पढ़ी है रीजनिंग मुझे आंसर चाहिए इसका करेक्ट। देखो रमेश का जन्म कब हुआ है, सबसे पहले ये देखो 21 अक्टूबर को। श्याम से 9 दिन छोटा है, तो श्याम इससे पहले जन्मा हुआ होगा, मतलब तो 21 माइनस 9 करोगे ना, 21 माइनस 9 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, 21 में से 10 घटाओगे तो 11 आएगा, तो 21 में से 9 घटाने पर आ जाएगा 12। तो 12 अक्टूबर को पैदा हुआ होगा आपका कौन, श्याम पैदा हुआ होगा। अब बात किसकी चल रही है ये देखो, इस वर्ष महात्मा गांधी का जन्मदिन मंगलवार को है, और महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को जो दिन होगा वो होगा ट्यूसडे। अब 2 अक्टूबर को ट्यूसडे दिया है, 12 अक्टूबर को पूछ रहा है, तो 2 से 12 जाने में कितना टाइम लगेगा गाइज आपका, 12 माइनस 2 बराबर कितना बोल दोगे, 10 दिन, यही आ जाएगा, 10 डेज आ जाएगा। 10 डेज में ऑड डे निकाल लो कितने हैं, तो देखो 2 अक्टूबर को अगर ट्यूसडे है तो अगला ट्यूसडे कब पड़ेगा, 7 जोड़ दो, ठीक है, कब पड़ जाएगा आपका ट्यूसडे के बाद। कुछ गलत किया गाइज एक बार देखो, अच्छा 10 को पूछ रहा है ना, ठीक है, 10 डेज आ जाएगा। तो 10 डेज में ऑड डे निकालोगे तो 10 डिवाइड बाई 7, 3 ऑड डे आ जाएंगे आपके। तो 3 ऑड डे आने का मतलब है कि आप 3 दिन क्या कर दोगे, आगे बढ़ा दोगे। तो ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे, थर्सडे, और तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा, फ्राइडे। तो शुक्रवार जिसने भी बोला था, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला है, केदार मंडल में ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है, राजतरंगिणी, हर्षचरित, सभासार, या उपरयुक्त में से कोई नहीं। देखो जो ललितादित्य है ये आ जाएंगे आपके कश्मीर वाले इलाके से। और याद रखो अगर कभी भी आपसे पूछे जो कश्मीर है, कश्मीर की जानकारी या कश्मीर के इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो राजतरंगिणी जो कि बुक लिखी गई है किसके द्वारा, कल्हड़ के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है गाइज, कल्हड़ के द्वारा। उन्होंने ही क्या किया था, इसकी स्थापना। तो ललितादित्य ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। केदार मंडल में इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था, इसकी जानकारी हमें मिलती है, हाँ जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भारत में सेज, सेज किसको कहा जाता है, SEZ, ठीक है, नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ। अच्छा SEG से सबसे पहले हमने क्या की थी, औद्योगिक नीति लाए थे 1991 में। मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो 1991 में औद्योगिक नीति आई, और जब मनमोहन सिंह जी के बाद क्या हुआ, कल्हड़ और बिल्हड़ ने लिखी थी, हाँ जी। तो SEG, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर बताओ आप। SEG, सबसे पहले SEZ की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, किसी को पता है, ये होती है गाइज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होती है,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये याद रखोगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती है। अगर पूछे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब से स्टार्ट किया हमने गाइज, तो ये स्टार्ट किया था आपने कब, ये बात चल रही होगी 2000 की, हाँ 1 अप्रैल 2000 से हमने ये लागू किया था। अभी वर्तमान में भारत में अगर पूछे कितने SEZ हैं, तो वर्तमान में जो SEZ हैं वो हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, जो 8 मुख्य हमारे राज्य पड़ेंगे वहाँ पर हैं। तो ये चाइना जो है, SEZ की नीति किस देश से ली है हमने, चाइना से ये देख करके स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए। तो सिंपली अगर आपको पता है FRI की स्थापना कब हुई थी, तो तब आप बता दोगे कि इसने 100 वर्ष कब अपने क्या किए थे, पूरे किए थे। जल्दी से बता दो, FRI 2007 लिखा हुआ है, 2007 से याद रखो। 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड नाम किया गया था उत्तरांचल का। ठीक हो गया। अब हमसे अनुसंधान संस्थान 2006 आंसर में आ रहे हैं, बिल्कुल सही 2006। तो स्थापना कब हुई होगी, 98। बता जो FRI की स्थापना कब हुई होगी गाइज, 1906 में। कब हुई थी, 1906 में। और उससे पहले अगर देखोगे गाइज, तो स्टार्टिंग में इसको क्या बोला जाता था, इंपीरियल फॉरेस्ट कॉलेज बोला जाता था, रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम के नाम से जाना जाता था। वैसे तो स्थापना 1878 में हुई थी, तब इसे इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट बोला जाता था। लेकिन जो FRI पर्टिकुलर नाम पड़ा वो 1906 पे पड़ा था, इसलिए 1906। हाँ 2016 में फिल्म बोर्ड, हाँ जी हाँ जी। ओके, अगला है, जानवी नदी निम्न में से किसकी मुख्य नदी है, मतलब किस मुख्य नदी से सहायक है। आपसे पूछ रहा है जानवी नदी किस नदी की सहायक है। काली की सहायक नदी, सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी आ जाती है, सरयू आ जाती है। रामगंगा इधर ही आ जाएगी आपकी। अलकनंदा, भागीरथी। अलकनंदा कहाँ पर, ये पड़ेगी आपकी चमोली से बहेगी। भागीरथी कहाँ से, उत्तर काशी से। और यही जो भागीरथी नदी है, यही जानवी नदी आके इससे क्या होती है, मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी किसी ने बोला, भागीरथी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। काली नदी नहीं बच्चों, भागीरथी सही है। ठीक है, कौन सा सही है आपका, भागीरथी सही है। लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को तो सब्सक्राइब कम से कम कर ही दो। ठीक है, किस प्रकार की मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की मजबूत रिश्तों को बताती है। ठीक है, और अब आपका देखो सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले याद रखो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका शासन मतलब इसका काल माना जाता है 2500 से 1700। कुछ बुक्स में 1600 1500 भी मिल जाएगा, तो हम 1500 लेकर के चल लेते हैं। ठीक है, 2500 से 1500 सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरी अगर बात करें मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया जो मानी जाती है गाइज, ये मानी जाती है 3200 ईस्वी पूर्व से। ये ईस्वी पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखना 3200 से कब तक, 600 ईस्वी पूर्व। ये दोनों पैरेलली चल रही थी आपके। ठीक है, तो जब हाँ 1750, बट कुछ बुक्स में 1500 ही मानते हैं, 1500 1600 1700 कुछ भी कर सकते हो, 1700 ही कर लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मेसोपोटामिया और ये जो दोनों के रिश्ते बताते हैं गाइज, जो सिलेंड्रिकल थे। ठीक है, मजबूत रिश्तों को जो बताती हैं, वो जो मुहरें हैं वो सिलेंड्रिकल मुहरें हैं, तो बेलनाकार। अच्छा, मेसोपोटामिया जो थी ये सभ्यता कहाँ पर निवास करती थी, अगर कभी ये आपसे पूछे, जैसे सिंधु घाटी तो पाकिस्तान और इधर आपका इंडिया वाला रीजन आ जाता है, तो ऐसे ही ये कहाँ पर आता है आपका जो इराक वाला रीजन है, इराक और कुवैत, इस रीजन में कौन सी संस्कृति रहती थी आपकी, मेसोपोटामिया की संस्कृति रहती थी। हाँ जी बिल्कुल सही, इराक वाला। और नदी, जैसे सिंधु घाटी नदी तो आपकी सिंधु नदी के नाम पर पड़ा ना, तो ऐसे ही वहाँ नदी कौन सी थी, दजला एवं फरात नदियाँ। तो दजला एवं फरात, ये भी याद रखिएगा, दजला एवं फरात नदियाँ थी। हाँ जी, मेसोपोटामिया, दजला, फरात नदियाँ, जहाँ से कि आपका क्या होता था, ये मेसोपोटामिया की थी, इराक। हाँ जी, तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे गाइड 100 क्वेश्चन। तो आपको पता चल गया होगा लेवल कैसा है। अगर आप कंटिन्यूस स्टडी कर रहे हो तो कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है कि एग्जाम का लेवल क्या हो, काफ़ी टफ हो। कंटिन्यूस स्टडी को करते रहो। ठीक है, अब मिलेंगे कल हम मिलेंगे गाइज कितने बजे, 6:30 पर, 6:30 या मे बी अगर 6 बजे से क्लास लेनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मे बी अभी तक जो टाइमिंग है वो 6:30 की है। और उसके बाद रात को 10 बजे, ठीक है, रात को 10 बजे ये क्या होती है, हमारी MCQ की सीरीज होती है, जो आज नहीं चलेगी क्योंकि आज काफ़ी कर चुके हो, 100 क्वेश्चन बहुत हैं। तो ये हो गए आपके।
हाँ जी, वीडियो को आप लाइक कर दो। अदर ग्रुप्स में जहाँ भी आप पढ़ते हो, जो भी करते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी करना है। कल मिलते हैं 6:30 बजे। थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे।